टू जनरेटर, मतलब जनसेट होता है क्या है, हम जो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। वी आर परफेक्ट जनरेटर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इसको हम परफेक्ट ग्रुप भी बोल सकते हैं। परफेक्ट ग्रुप के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं हमारी परफेक्ट ग्रुप के अम्ब्रेला में, ठीक है। बट आवर मेन बिजनेस इज विद महिंद्रा परफेक्ट जनरेटर। जो मेन कंपनी है वो परफेक्ट जनरेटर है, ठीक है। उसमें हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो है जनरेटर। आपने देखा जनरेटर कैसा होता है जी? कहाँ पे? मैं वैसे बताऊँ तो लाइक नॉट फिजिकली ऐसा प्रेजेंटेड, बट आई सीन इन द बुकलेट आई हैड इन माय ड्रॉअर, या सो आई लाइक यहाँ आने से पहले देखा आपने? नो। सो कोई भी बिल्डिंग है उसमें एक गवर्नमेंट की मेन सप्लाई आती है, जिसको हम मेन सप्लाई भी बोलते हैं या फिर ग्रिड सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। जब वो मेन सप्लाई शट डाउन हो जाती है, चली जाती है, तो हमारे पास एक बैकअप होना चाहिए। इन रेजिडेंशियल जो हमारा घर होता है, घर होते हैं, उनमें हम एक बैकअप के लिए इन्वर्टर रख लेते हैं, राइट। बट वो छोटे बैकअप के लिए होता है और कम टाइम के लिए होता है। जो बड़े बड़े कमर्शियल्स होते हैं या बड़ी बिल्डिंग, उनके लिए हमें एक दूसरा बैकअप चाहिए होता है। सो वो बैकअप जो हम लेते हैं वो जनरेटर के थ्रू लेते हैं। अब यहाँ पे ना जनरेटर अगर मैं बोलूँ या डीजी बोलूँ या जेनसेट बोलूँ, सब एक ही चीज है। डीजी मीन्स डीजल जनरेटर, ठीक है। जेनसेट मीन्स ऑल्सो जनरेटर एंड जनरेटर इज जनरेटर। तो पहले हमें देखते हैं जनरेटर होता क्या है। इसकी छोटी सी डेफिनेशन है लेमन लैंग्वेज में, ये है कि जेनसेट एक मशीन है जिसके अंदर हम फ्यूल डालते हैं। फ्यूल कुड बी अ डीजल, कुड बी अ पेट्रोल और कुड बी अ गैस, बट वी आर मैन्युफैक्चरिंग इन डीजल एंड गैस। Okay. So we are manufacturing it in diesel and gas. Diesel and gas. Okay. So there are 3 to 4 main components of generator. One is engine. Okay. Second is alternator. Okay. And third one is a control panel. Third one is control panel. Okay. These three are the main basic and important components of generator. Okay. Right. So अभी क्या होता है ना कि जो इंजन है वो अभी आपको नहीं पता कि कैसा होता है, बट आप इमेजिन करो कुछ तो है इंजन, ठीक है। उसके अंदर हम डीजल डालते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। जब वो स्टार्ट होता है तो वो एक हमें रोटेटरी मोशन देता है, सर्कुलर मोशन देता है, ठीक है। एंड जो इंजन का एंड है वो कनेक्टेड रहता है ऑल्टरनेटर से। आप इमेजिन करो कि इंजन के एंड में एक डिस्क लगा हुआ है और ऑल्टरनेटर के स्टार्टिंग में एक डिस्क लगा हुआ है, दोनों आपस में कपल्ड है, राइट। अभी इंजन में हम फ्यूल डालेंगे, डीजल डालेंगे तो वो रोटेट करेगा, दोनों एक दूसरे से कपल्ड हैं तो ऑल्टरनेटर भी रोटेट करेगा। हमारा जो एम है बिजली बनाने का वो यही है कि हमें सिर्फ ऑल्टरनेटर को घुमाना है, राइट। अभी इंजन रोटेट हुआ, ऑल्टरनेटर को रोटेट किया, जैसे ही वो रोटेट होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। जितना ये सिंपल बोलने में है इतना होता नहीं है, ये अलग एक्सट्रीम लेवल की इंजीनियरिंग है। बट बेसिकली हमें सिर्फ इतना ये समझना है कि हमने इंजन में फ्यूल डाला, वो रोटेट हुआ, ऑल्टरनेटर को रोटेट करवाया और उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। अब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना वो बहुत ही अनइवन फॉर्म में होती है, अप एंड डाउन फ्लक्चुएट वे में होती है, ठीक है। उसको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ सिस्टम्स लगाते हैं, पैनल लगाते हैं, कंट्रोल सिस्टम लगाते हैं। सो उसको बोलते हैं कंट्रोल पैनल, ठीक है। कंट्रोल पैनल में ही स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग का पुश बटन्स होता है, लाइक कंट्रोल पैनल इज अ ब्रेन ऑफ ऑल जनरेटर, राइट। सो कंट्रोल पैनल से हम ऑपरेट करते हैं पूरे जनसेट को, ठीक है। सो ये अलग एक फिजिकल फॉर्म में अलग फिजिकल फॉर्म में होता है। अभी हम आगे एक फोटो देखेंगे कैसा होता है, ठीक है। अभी यहाँ से फिर जनसेट से हमें बिजली मिल गई तो उसको हम एज अ बैकअप अपनी बिल्डिंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया डीजल हम डालते हैं तो वो डीजल जनरेटर हो गया, और डीजल की जगह पे अगर हम गैस डालते हैं तो वो गैस जनरेटर हो गया। बट दोनों का वर्किंग सिनेरियो भी अलग अलग है। हम सेम जनसेट में नहीं यूज कर सकते दोनों। डीजल वाले में ओनली डीजल ही डलेगा एंड गैस वाले में गैस ही डलेगा, ओके। अभी आपने समझ लिया कि जनसेट होता है क्या है, ठीक है। तो हमारे पास वैरायटी ऑफ जनसेट्स हैं, लाइक जो रेंज है वो 5 kVA टू 320 kVA, you can note it also. 5 kVA to 320 kVA as of now,
ओके, इसमें केवी क्या है, किलोवाट एम्पीयर। हाँ, तो ये काफी सारी चीजें हैं। अभी मैं जो बताऊंगा ना, आपके पास बहुत सारे ऐसे टेक्निकल टर्म्स आएंगे जो आपको पता नहीं चलेंगे कि है क्या, शॉर्ट फॉर्म्स आएंगे, तो उसको हम बाद में इकट्ठा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा जनसेट का रेंज हो गया डीजल के लिए। गैस के लिए जो रेंज है वो है 20 and 25, ओके, एंड अपर साइड में 100 and 125, ओनली 4 रेटिंग्स, ओके, राइट। ओके, जो गैस जनसेट है अपना, उसमें हम जो सीएनजी डलती है ना, गाड़ी में जो डलती है, जी। ये हमारे घरों में आती जी, है, जी। वही सेम गैस यूज करते हैं, ओके, बट विद द नेम ऑफ पीएनजी। with the name of PNG, PNG, okay. because CNG means compressed natural Natural gas, gas, है ना, yes. and PNG means pipe Okay, natural gas, वो Okay. पाइपलाइन के थ्रू। इसमें जो नेचुरल गैस है, इसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चेंज होता रहता है, उसके नाम चेंज होते रहते हैं। ओके, ठीक है। ये है जेनसेट, यहाँ पे दिख रहा है आपको, जी, ओके, ये है जेनसेट। इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये है कंट्रोल पैनल, ओके, ठीक है। ये इसके ये जो रेड डॉट दिख रहा है आपको, जी। ये स्टॉप करने का बटन है। ओके, ये जो ग्रीन डॉट दिख रहा है, ये आपको स्टार्ट करने का बटन है, ओके, एंड व्हाइट वन इज ऑटोमेटिक। अगर हम इस बटन को स्टार्ट कर देते हैं तो आपका जेनसेट ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप होगा डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ओके, ओके, ये जो इसकी बॉडी है बाहर से, जी, इसको बोलते हैं हम कैनोपी ओके, इन आवर लैंग्वेज, ओके। कैनोपी, राइट। अभी ये Like we have canopy for ACs and everything. करेक्ट, Yeah. करेक्ट। ये जो छोटा वाला पार्ट है, ये है ऑल्टरनेटर, Okay. ठीक है। इसके ऑपोजिट साइड में इंजन होगा, जो कि हमें दिख नहीं रहा है। Mm-hmm. तो ये 3-4 इसके मेन कंपोनेंट हो गए, इंजन, ऑल्टरनेटर, Control panel. कंट्रोल पैनल ओनली। Okay. Okay. अर्लियर इन 10 to 12 years बैक, इवन अभी भी आप शादियों में देखते होंगे, जो जेनसेट आते हैं, जनरेटर आते हैं, वो ओपन होते हैं, जी, ट्रॉली पे रखे होते हैं, जी। तो उसमें ये कैनोपी नहीं होता, जी। ओपन साइडेड होते हैं ना, जी, तो वो जेनसेट बैन है इंडिया में, okay. बट वो लोग यूज करते हैं। Okay. जेनसेट जो है 2000 आई थिंक 2002-2003 के आसपास गवर्नमेंट का ये नॉर्म आया था Okay. कि अब से कोई भी जनरेटर विदाउट कैनोपी नहीं बनेगा। Okay. Okay. नाउ अभी हम देखते हैं ना कि हमारा रिलेशन क्या है, मतलब हम तो परफेक्ट जनरेटर हैं, राइट, बट महिंद्रा के साथ एसोसिएटेड हैं। महिंद्रा क्या है, वही महिंद्रा है जो महिंद्रा लिमिटेड है। कई लोग में कंफ्यूजन हो जाता है। इवन जब मैं इस कंपनी में आया था तो मुझे एक मिथ था कि आई एम गोइंग टू वर्क इन महिंद्रा, Yeah. है ना। Yes. I have heard people, they call and they say that we are, calling you from Perfect Mahindra generators. ये अभी चेंज हो गया है। पहले तो डायरेक्टली यही बोलते ही थे कि हम महिंद्रा से बात कर रहे हैं, Okay. यही बोलते थे। फिर बीच में एक इशू हो गया था दैट वी आर नॉट a part of Mahindra, we are a channel partner, business partner, Yes. we are calling on the behalf of Mahindra, Hmm. right? So महिंद्रा क्या है ये तो आपको अच्छे से पता है, जो महिंद्रा लिमिटेड है उसके बारे में तो कहने का नीड है नहीं। जी। अब जैसे कि महिंद्रा के अलग अलग वर्टिकल्स हैं, है ना। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का ही एक और वर्टिकल है जिसका नाम है महिंद्रा पावरहोल, Okay. ठीक है। जी। अर्लियर पावरहोल वाज अ डिफरेंट कंपनी, वो महिंद्रा में नहीं था, Okay. बट वो महिंद्रा के लिए इंजन्स बनाता था, Okay. राइट। सो अभी महिंद्रा का क्या होता है कि So it was in the same name. सेम नेम पावरहोल, Powerhool. पावरहोल, Okay. ठीक है। बट सम टाइम लेटर महिंद्रा जो है महिंद्रा ने उसे परचेज कर लिया, एक्वायर कर लिया, Okay. ठीक है। ठीक है। और वो भी महिंद्रा के बकेट लिस्ट में आ गया। Okay. सो अब वो हो गया है पावरहोल बाय महिंद्रा, Okay. पावरहोल बाय महिंद्रा, एंड इट इज अ ग्रुप कंपनी ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। Okay. जो पावरहोल है वो महिंद्रा के सारे ट्रैक्टर्स के लिए इंजन्स बनाता है, Okay. ठीक है। एंड सेम इंजन वी आर यूजिंग इन जेनसेट ऑल्सो। Okay. जो हमारा इंजन हम यूज कर रहे हैं जनरेटर बनाने जी। में, वो इंजन ऑलरेडी यूज हो रहा है ट्रैक्टर्स बनाने में, Okay. ठीक है। तो ट्रैक्टर्स में सेम इंजन है और यहाँ पे भी सेम इंजन है। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हैं, एप्लीकेशन है, लाइक
आजकल ना बिल्डिंग्स बनती हैं तो गवर्नमेंट का नॉर्म्स होता है कि फायर फाइटिंग सिस्टम आपको लगाना पड़ेगा जी राइट। जी। कभी अगर आपका फायर का होता है इंसिडेंट तो वो सेंस करके ऑटोमेटिक जो है पंप स्टार्ट कर देगा। बट वो पंप हैवी वाले पंप होते हैं, उनको स्टार्ट करने के लिए एक पावर सप्लाई चाहिए होता है। ओके बट फायर में तो सारे जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं वो शट डाउन हो जाएंगे। तो उस टाइम पे हम कहाँ से पावर लेंगे, तो उस टाइम पे हमें एक इंजन चाहिए होता है उस पंप को स्टार्ट करने के लिए। तो वहां पे भी हमारा महिंद्रा का इंजन यूज होता है। ओके ठीक है। कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग आज के टाइम पे बनेगी ना तो वो बिना इस सिस्टम के नहीं बनेगी। ओके बनेगी इस सिस्टम के हिसाब से। नीड ये नीड है, ये मैंडेटरी गवर्नमेंट के नॉर्म्स में है। ये विदाउट इसके एनओसी नहीं मिलेगी उस बिल्डिंग की। ओके ठीक है। तो वो भी सेम इंजन ही वहां पे भी यूज होता है। ठीक है। सो अभी इंजन का क्या होता है ना, और ये हमारी मजबूरी है, मतलब किसी भी मैन्युफैक्चरर की मजबूरी है कि अगर वो इंजन बना रहा है तो उसको चेक करना पड़ेगा मार्केट में कि कहाँ कहाँ उसके इंजन यूज हो सकते हैं। क्योंकि इंजन बनाने में ना बहुत कॉस्ट आता है, उसके असेंबली लाइन बनाने में आरओआई उसका बहुत टाइम बाद में आता है। उसको 10 साल भी लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं। वो जितना छोटे सेगमेंट में काम करेगा वो मैन्युफैक्चर, उतना ही उसका आरओआई का टाइम पीरियड लंबा होता रहेगा। ठीक है। सो कोई भी अगर मैन्युफैक्चर इंजन बना रहा है तो वो सोचता है कि हम जेनसेट बनाए। इसी तरीके से जो महिंद्रा पावरहोल है वो इंजन बना रही है ट्रैक्टर्स के लिए, बट उसको अपना आरओआई जल्दी रिकवर करना है। और मार्केट में एक बहुत अच्छा सेगमेंट है जो कि फ्लरिश कर रहा है, जेनसेट वाला पावर बैकअप सेगमेंट। तो महिंद्रा भी 2002 के 3 के आसपास इसमें आ गया था। ठीक है। हम 2002-3 के आसपास से जेनसेट बना रहे हैं। ठीक है। अभी जो महिंद्रा पावरहोल है वो पार्ट है महिंद्रा लिमिटेड का। इट इज For how long we have been collaborated with Mahindra? since 2004. 2004. Okay. So as Mahindra already has this Mahindra Powerol and Mahindra acquired this new company who is producing generating generators for them. Mahindra Powerhool is producing engine only. Engine only. Oh, okay. Engine only. Engine is a one part of a generator. Yeah. Okay. Okay. And as you have already mentioned, it need other components also to control generate panel and then canopy. Okay. So they are producing engines only, and we are into all other spare parts. Correct. Okay. Right. So Mahindra Powerhool एक कंपनी है जो महिंद्रा के ही बकेट लिस्ट में है, and we are associated with Mahindra Powerhool. Okay. Not to Mahindra directly. No, it is itself a Mahindra. Yes, it is itself reporting to Anand Mahindra also. But there is a division. But there's a segment. Correct. To it. We have nothing to do with the automotive segment. Yes. Although employees are switching from Mahindra Automotive to Mahindra Powerhool and from here to where, ये switching होता रहता है इनका. But we have to focus only on Mahindra Powerhool. Okay. Okay. महिंद्रा ऑटोमोटिव में हमारा कुछ भी काम नहीं है, वहाँ पे किसी से हम टच में नहीं है। इवन महिंद्रा जो ऑटोमोटिव है, जो गाड़ियाँ बना रही हैं, उनको भी अगर जेनसेट चाहिए तो दे हैव टू पे अस महिंद्रा पावरहोल। Okay. So is it like collaborated in that way कि they are into making manufacturers of engines and we are doing the all other spare parts. So we are not into engine making. Correct. Okay. We are not into engine making. Okay. इंजन जो है वो महिंद्रा पावरहोल में बनते हैं। Okay. एंड देयर फैक्ट्री इज इन महाराष्ट्र। Okay. ठीक है। वहाँ महाराष्ट्र में 2 फैक्ट्रियाँ हैं, 2 या 3 फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पे इंजन बनते हैं। वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पैन इंडिया लेवल पे। ठीक है। अभी हम देखेंगे जैसे हम परफेक्ट जनरेटर हैं, ऐसे ही और भी हैं कोई महिंद्रा के। Obviously it's a very big name and then we are not the only one. We are targeting just regional thing. भारत भी इतना बड़ा है तो हम अकेले नॉर्थ में बैठ के पूरा एक्वायर नहीं कर सकते। Exactly. ऑल्दो हर कोई चाहता है कि उसका बिजनेस फ्लरिश करे, बट पॉसिबल नहीं होता आप नॉर्थ से बैठ के साउथ को कंट्रोल कर सको। यू हैव टू ओपन अ सेपरेट टीम। There should be one more franchisees. करेक्ट, बट ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। सो महिंद्रा पावरहोल इज अ पार्ट ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। ओके। एंड वी PGTPL Perfect Generator Technologies Private Limited is associated with Mahindra Powerhool and we are working since 2004 in genset manufacturing. Okay. अभी महिंद्रा से इंजन आता है। ठीक है। हमारा प्लांट गाजियाबाद में वो इंजन के साथ में हम
बाकी जो ऑल्टरनेटर है, जी कंट्रोल पैनल है, जो जी। इसका कैनोपी है, जी। ये सारा मैन्युफैक्चर करके असेंबल करके एक फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट है ना, वो मार्केट में लॉन्च करते हैं, ओके लाते हैं ओके विद को ब्रांडिंग ऑफ परफेक्ट एंड महिंद्रा। okay अच्छा so we are the one who actually put it in the market Correct. okay okay एंड इसमें जो हमें गाइड करता है वो महिंद्रा ही गाइड करता है। महिंद्रा का क्वालिटी कंट्रोल है, टीम हमारी है, मैनपावर हमारी है, बट जो डॉक्यूमेंट्स है वो महिंद्रा के हैं। वी हैव टू मैन्युफैक्चर एज पर एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स ऑफ महिंद्रा ओनली and according to the standard करेक्ट। हम एक नट भी अपने हिसाब से नहीं लगा सकते। yeah got जो it महिंद्रा ने डिसाइड कर दिया कि इस मेक का लगेगा, विदाउट एनी क्वेश्चन हम उसको कर सकते हैं। ऑल्दो अपने सजेशन दे सकते हैं, वी हैव आवर R&D टीम आल्सो, वो सजेशंस को देखते हैं कैसा होता है, बट जो महिंद्रा का डॉक्यूमेंट है वो फिक्स है। Right, because it's for- going in the market with same name so they Correct. need to be very Correct, clever correct. with that yeah तो मार्केट में परफेक्ट एंड महिंद्रा पावर दोनों की ब्रांडिंग के साथ में ही लॉन्च होता है। okay ठीक है, अब इसके लिए ना ये मार्केट में हम जो किस तरीके से काम करते हैं, देखेंगे हम काम कैसे करते हैं और महिंद्रा का क्या रोल है। केवल क्या वो सिर्फ इंजन ही देता है हमें या और भी कुछ लोग देखेंगे। ये है हमारा वर्किंग सिस्टम जो म्यूचुअली एग्रीड है महिंद्रा को भी और हमें भी। okay ठीक है, PGT is an OEM of Mahindra Powerol. We receive engine and alternator from Mahindra Powerol and assembly in our plant in Ghaziabad. We have our 2 plant in Ghaziabad. okay so we receive engine and alternator Correct. Okay. Although alternator is not manufactured by Mahindra Powerol, Okay. but But जो they are providing. रूट है जी वो महिंद्रा के थ्रू ही है to maintain the quality. okay so there is any other other people associated people. with them and they Correct. are actually making alternator for them Correct, and then correct. we are the one who put it in a canopy with control panel Correct. and Correct. okay Correct. put it in the market Correct. okay Fabrication and electrical panels are manufactured by Perfect himself, जो मैंने पहले बताया आपको। yeah अभी मैंने बताया आपको जैसे हम परफेक्ट जनरेटर हैं, वैसे अदर OEMs भी हैं जो जी। कि महिंद्रा के डिफरेंट रीजन्स में हैं। Mhm. नॉर्थ में हम हैं, नॉर्थ में एक्चुअली 2 OEMs हैं। okay सी परफेक्ट मींस OEM, राइट? OEM इज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, yes I know that. है ना? Mhm. सो मैं जब भी OEM बोलूंगा दैट मींस कि हम परफेक्ट या Yeah. हमारे जैसा ही कोई और। जी सो नॉर्थ में 2 OEM हैं, एक परफेक्ट जनरेटर, एक GSP, जो Okay. हमारा जो हमारा ऑल्टो वो है, काउंटर पार्ट है, okay बट वो भी महिंद्रा के लिए ही काम करता है okay और हमारे रीजन्स बटे हुए हैं। okay हमारे पास 4 स्टेट्स हैं, okay दिल्ली, so we have Delhi यूपी, mhm MP okay एंड उत्तराखंड, okay राइट? These 4 states we have, but only for retail sales. okay हम डोर टू डोर जाके या फिर B2B जाके हम इन 4 स्टेट्स में ही अपने विजिट्स कर सकते हैं और काम कर सकते हैं okay रिटेल के लिए, okay राइट? बट रिटेल के अलावा भी कुछ सेगमेंट्स हैं mhm लाइक गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट, mhm ये हम अभी आगे आगे बाद में देखेंगे होता क्या है। mhm सो ये जो 4 स्टेट्स हैं वो रिटेल सेल्स के लिए हैं, बट अगर हम कहीं पे सेल करते हैं लाइक आप यहाँ गाजियाबाद में बैठे हो, आपका कस्टमर गाजियाबाद में है जी बट उसको चाहिए साउथ में कहीं पे, जी उसका मेन हेड ऑफिस यहाँ पे है, हम्म। ब्रांच ऑफिस साउथ में है mhm है ना? तो यू आर एलिजिबल टू सेल देम, okay ऐसे भी हम कर सकते हैं। okay वो एक अलग कैटेगरी में आ जाता है, आगे हम देखेंगे क्या है वो, हम्म। ठीक है? ये जो 4 स्टेट हैं दिल्ली, यूपी, MP, उत्तराखंड, इसमें से केवल दिल्ली और NCR में mhm हम खुद काम करते हैं एज अ OEM, mhm हम खुद काम करते हैं। बाकी अदर 3 स्टेट्स में हमारे डीलर्स हैं, okay राइट? डीलर एंड BDM है, डेडिकेटेड डीलर्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एंड डेडिकेटेड BDMs हैं उस सेपरेट डीलर के लिए। okay got it ये जो डीलर्स हैं ये ऑथराइज डीलर्स हैं, परफेक्ट के भी है, महिंद्रा के भी। okay Only these dealers are authorized to sell Mahindra genset in their area only. Okay. इनके अलावा अगर कोई भी जनसेट वहाँ पे सेल करेगा हम्म। तो वो अनऑथराइजेबल होगा और वो पेनल्टी देनी पड़ेगी उसको। okay सी कमीशनिंग एंड सर्विस इज टेकिंग केयर बाय महिंद्रा ओनली, ओके? okay तो अगर कोई बाहर से सेल करता भी है हम्म सो हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है कि हम्म। ये सेट यहाँ से मूव हुआ है, वहाँ हम्म। गया है, हम्म और हम बहुत इजीली पता लगा सकते हैं कि किसके थ्रू सेल हुआ है। हम्म बिकॉज इन स्टेट्स में तो हम ही बना रहे हैं, है जी। ना?
और कोई अगर अनऑथराइज सेल अगर करेगा तो हमें पता होगा वो, एग्जैक्टली। ठीक है। तो दिल्ली एंड एनसीआर में भी नोएडा, गाजियाबाद, नॉट गुरुग्राम, नॉट फरीदाबाद, बिकॉज these are the parts of हरियाणा, और ये हमारे एरिया में नहीं आता है। ओके। So we will not work in Faridabad and Gurgaon. Okay. Although we have some our customers located in Gurgaon, but in other way like corporate and government. ठीक है, वो उसका एक अलग चैनल होता है, वो डिस्कशन होता है। But you have to take attention that we will not work in. So majorly what we are from here doing is Delhi, Ghaziabad and Noida. Noida, correct. अगर आप रिटेल सेल्स में हो, एनसीआर रीजन है आपका, तो आप दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा इसी एरिया में काम करोगे, नॉट इन फरीदाबाद, नॉट इन गुरुग्राम। ओके, राइट। अभी जो हमारे ऑथराइज डीलर्स हैं हर एरिया में, उनके साथ में हमने एक डेडिकेटेड बीडीएम भी दिया हुआ है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। ओके। हर एरिया में, लाइक यूपी को हमने 2 पार्ट में बांटा हुआ है। ओके। वन इज टेकिंग केयर ऑफ यूपी ईस्ट, वन इज टेकिंग केयर ऑफ यूपी वेस्ट। यूपी वेस्ट में जो डीलर्स हैं उनको डेडिकेटेड बीडीएम दिए हुए हैं। यूपी ईस्ट को डेडिकेटेड बीडीएम दिए हुए हैं। एमपी में ऐसे ही हमने दिया हुआ है, उत्तराखंड में हमने दिया हुआ है। So roughly like in numbers how many dealers we have? डीलर्स का आइडिया नहीं है मुझे, बट जो हमारे बीडीएम्स हैं 15 to 16 बीडीएम्स हैं। ओके, पर वो बहुत मेजरली टारगेट कर रहे हैं बिकॉज़ डिवाइडिंग यूपी इनटू 2 parts इज अ मेजर टास्क। यूपी इज बिग। हाँ। ओके। जैसे अभी ये देखो इलाहाबाद है, वहाँ का एक डीलर हो गया जी, लखनऊ का अलग डीलर हो गया जी, वाराणसी का अलग डीलर हो गया जी, मेरठ अलग है, इस पार्ट में अलग है। तो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट वो कवर कर रहे हैं आपस में। So we are doing retail in Delhi NCR, Delhi, Noida and Ghaziabad, and in MP and Uttarakhand, and in like one more other state we are into B2B sales. B2B भी नहीं है, मतलब अपना जो डीलर्स हैं वो हमारे हिसाब से ही काम करते हैं। यहाँ से वो ऑर्डर्स पंच करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ से डिस्पैच करते हैं उनके वेयर हाउस पे, वहाँ से वो आगे कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। Yeah. But we are not targeting the customers directly. Correct. So we are into someone. So what would be the criteria of a person of a dealer to engage with us? So there should be some set of pointers. There is some set of criteria. Yeah. The person should have a skilled, qualified, skilled manpower. Yeah. Some or a physical build shop or something. Build shop. उसको नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट डालेगा वो। Okay. एंड इतना इजी नहीं है महिंद्रा के डीलर बन जाना। Yeah. पहले हम चेक करते हैं। So how we are, I mean, having our money from them? Is it on royalty basis or commission? रॉयल्टी नहीं है, ये सिंपल सा है। बिजनेस में कोई उधारी नहीं होती है, कोई क्रेडिट नहीं होता है। सो किसी को भी अगर ऑर्डर्स चाहिए होते हैं, अगर उसके पास ऑर्डर्स हैं कस्टमर के लिए, सो दे हैव टू पे इन एडवांस अस, एंड वी आल्सो हैव टू पे एडवांस टू महिंद्रा फॉर गेटिंग द इंजन। और उसको हम फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके और डीलर्स को सेट करते हैं। वो हमें पे करते हैं विदाउट पेमेंट, कोई भी जैसा डिस्पैच नहीं होता है ना। सो एक प्राइस लिस्ट डिसाइडेड है, उस प्राइस लिस्ट पे सारा काम होता है, ठीक है ना। जो जेनसेट का प्राइस है वो सबके लिए सेम है, डीलर्स के लिए। ऐसा नहीं है कि यूपी के डीलर के प्राइस अलग है और एमपी के लिए अलग होगा। So they need to bear the transportation cost? Yeah. They have to bear the transportation cost. Okay. है ना, वो एक सेपरेट बिजनेस है, अपने हिसाब से करते हैं। बट यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, तो आपको पता होना चाहिए कैसे काम करना है। जी। बट आपका मेजर काम तो एनसीआर में ही है। Exactly. है ना। तो यहाँ पे जो आपका सेल होगा जी, तो वहाँ पे सिंपली आपको एक प्राइस लिस्ट दी जाएगी, ठीक है। मतलब सेल्स किट दिया जाएगा आपको, सेल्स किट में कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसमें एक प्राइस लिस्ट भी होगा। उस प्राइस लिस्ट पे एक डिस्काउंट आपको पता रहेगा कि दिस विल बी अ मैक्सिमम डिस्काउंट which we can provide, and so we can tackle our sales pitch according to that, according to the person, to customer। Yes. है ना, जैसा कस्टमर है उसका प्राइस आप दे सकते हो। Exactly. Someone good deal, someone discount। Correct. ठीक है। एंड ये जो अपना पूरा सिस्टम है दिल्ली एनसीआर का और जो सारे स्टेट्स का, इसमें हमें महिंद्रा से मैन पावर भी प्रोवाइड होता है। महिंद्रा से मैनेजर्स हमें प्रोवाइड होते हैं फॉर सपोर्टिंग के लिए इन सेल्स एंड मार्केटिंग में, ठीक है। अभी
हर सेगमेंट के लिए अलग अलग मैनेजर्स हैं महिंद्रा से। हमारे पास मेजरली क्या, वैसे होते ही 3 सेगमेंट है इस इंडस्ट्री में, रिटेल, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट, ठीक है। तो इन तीनों सेगमेंट के लिए ना महिंद्रा से अलग अलग मैनेजर्स असाइन होते हैं हर ओईएम को। ओके, ठीक है। ओके, तो वो हमारे साथ में मिलके काम करते हैं। अगर कोई इंक्वायरी है, कहीं पे जाना है, तो वहाँ पे मैं और जो महिंद्रा से जो ऑथराइज पर्सन है, हम दोनों जाएंगे। अगर उनकी नीड है तो मैं जब भी बुलाऊंगा वो आ जाएंगे। महिंद्रा का ऑफिस यहीं पे नोएडा में है, सेक्टर 62 में। ठीक है। So the people like are hired by Mahindra itself. Like we are hiring people for our dealers, Correct. like beauty managers. So they are doing the same for us. करेक्ट। हाँ, महिंद्रा पावर कंपनी है, ऑल्दो वो जनसेट नहीं बना रही है, बट इंजन तो बना रही है ना। Exactly. So they have टीम इन 2 पार्ट। वन इज अ फैक्ट्री टीम जो कि फैक्ट्री में बैठती है उनकी, और अनदर वन इज अ सेल्स एंड सर्विस टीम Yes. जो कि नोएडा में यहाँ पे बैठती है। Okay. है ना। Okay. तो यहाँ पे अभी सेल्स को ड्रिवन करना है तो ओईएम के साथ में लग के काम करना पड़ेगा जी। फिर जब सेल हो गया तो आफ्टर सेल सर्विस भी देखनी है उनको। तो उसके लिए हमारे अलग अलग डेडिकेटेड सर्विस डीलर्स हैं जी। इन पैन इंडिया, उनको कंट्रोल करना होगा। सो महिंद्रा के पास भी अच्छी खासी टीम है। Okay. उनका ऑफिस यहाँ पे सेक्टर 62 में ही है। Okay. ठीक है ना। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसमें हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है? ओके। वी आर महिंद्रा, वी आर परफेक्ट, वी आर महिंद्रा पावर। ठीक है। महिंद्रा का जेनसेट जाता है कोरल ऑरेंज, उसका कलर होता है। अभी आपने देखा यहाँ पे ये कलर है महिंद्रा का। ठीक है। बट इस कलर के अलावा और भी कलर मार्केट में दिखते होंगे आपको, लाइक ग्रीन, वाइट, है ना, ब्लू भी दिखता होगा। सो वो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बट उनके नाम क्या है? ठीक है। जो इंडिया में जेनसेट इंडस्ट्री को जो लीड कर रहा है वो है कमिंस। सबसे बड़ा प्लेयर है क्योंकि ये बहुत पहले से है। ये काफी पहले से है जेनसेट इंडस्ट्री में। तो इसने अपने आप को सेटल कर लिया, एस्टैब्लिश कर लिया है, और इसकी रेंज भी काफी बड़ी हो गई है। ठीक है। लाइक हम जो प्रोवाइड करते हैं 5 kV to 320 kV प्रोवाइड करते हैं, बट ये जाता है 5000 kV तक, 6000 kV तक, 3000 kV, 4000 kV, ये इनके बड़े जनरेटर्स आते हैं। ये इनका हायर कैपेसिटी में काफी इनका अच्छा पकड़ है। So if you are targeting SSIs and middle, level organizations, they are into big. They are, dealing with big players. Big players, correct. So कमिंस है जो कि इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू मार्केट में लीडर है, नॉट विद नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। ठीक है। टर्नओवर वाइज सबसे बड़ी कंपनी है। सेकंड नंबर पे आता है किर्लोस्कर। ठीक है। फिर थर्ड पे हम आते हैं। इन मार्केट में हम थर्ड पोजीशन पे आते हैं। आफ्टर कमिंस एंड किर्लोस्कर, महिंद्रा इज अ थर्ड सप्लायर जो बड़ी कंपनी है। ये रेवेन्यू वाइज है। अगर हम नंबर्स में बात करें तो नंबर्स में हम सेकंड नंबर पे आते हैं। फर्स्ट पे किर्लोस्कर आता है, सेकंड पे महिंद्रा आता है। ठीक है। क्योंकि जो हमारे छोटे वाले जेनसेट्स हैं लाइक 125 kV तक, उसमें हम लीडर हैं। उसमें 125 kV तक जेनसेट में हम लीडर हैं मार्केट में। मोर देन 70% ऑफ शेयर जो है मार्केट में वो महिंद्रा का है। more than 70%. 70% मार्केट में जो छोटे जेनसेट्स हैं अप टू 125 kV वो महिंद्रा का है। तो जो अभी आपको क्लियर होगा जो हमारी लॉबी है ना वो इस वाले सेगमेंट की है, जो छोटा वाला सेगमेंट है। तो फिर हम कमिंस को क्यों अपना कंपेटिटर वो कर रहे हैं? इफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक रियली ओल्डर देन अस एंड दे आर इनटू 5000 तक आपने बताया कि वो तक जाते हैं, और वी आर इनटू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड मिडिल स्केल इंडस्ट्री, सो व्हाई वी आर कंसीडरिंग देम एज कंपेटिटर? ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है आपका, और ये बहुत अच्छा है कि आपने इस पॉइंट को पकड़ा है। बट यूजुअली जो सेल्स पर्सन होते हैं ना वो मार्केट में जो भी कंपनी जेनसेट बना रही है उसको अपना कंपटीशन मानने लगते हैं। आप अभी जो माइंडसेट आप लेके चल रहे हो, यही माइंडसेट आप अगर मेंटेन करोगे तब तक जब तक आप सेल्स कर नहीं रहे हो। आप जब मार्केट में उतरोगे सेल करने के लिए, जब आप कस्टमर से मिलोगे, तब भी अगर आप ये सेम माइंडसेट आप रखोगे ना तो आपकी सेल बहुत अच्छी होगी। जब मैं सेल्स में आया था तो मेरे पास भी यही माइंडसेट था कि कमिंस मेरा कॉम्पिटिटर है ना, क्योंकि मैंने उसका नाम सुना था, मैंने उसके जेनसेट देखे थे। बट ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि वो हमें
कमिंस का कंपटीशन करना ही नहीं है। जी। हमारा जो एक्चुअल कंपटीटर है वो है किर्लोस्कर, आयशर, अशोक लेलैंड, Exactly. जो कि बाकी नेम्स है ना, क्योंकि कमिंस एक बहुत ऊपर पहुंच चुका है। Exactly. हमें उसको क्रॉस करना है, हम कर भी नहीं पाएंगे, Yeah. है ना। उसकी एक अलग लॉबी है, Exactly. उसके जहाँ पे हमारी रेटिंग खत्म होती है वहां से उसकी लॉबी स्टार्ट होती है, Exactly. है ना। So अभी that is why I asked ना 1000 kVA, 1500 kVA, 2000 kVA, ये जो जनसेट वो सेल करता है, यहाँ से उसका एक्चुअल रेवेन्यू आता है। Exactly. छोटे सेगमेंट्स में तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको अपना मार्केट प्रेजेंस बना के रखना है, because they are like leading the market for so Correct. long, so they must be having higher prices Correct. than us, बिल्कुल। right? So this is the main point we can pitch to the customer as well, Correct. right? बट ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, Yeah. कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है। Okay. कस्टमर को ये लगता है कि कमिंस इज द बेस्ट, Hmm. हमेशा उसके जनसेट ही दिखते हैं, जी। रिलायबल, उनको ये लगता है। तो कस्टमर के मन से ये माइंडसेट हटाना बहुत टफ होता है। जो सर हम सॉरी हम अभी नो इशू। So it's just कि अगर किसी small scale industry or maybe there's a retailer who's है ना having a shop or like running it for 20 years or something, or he is like very familiar with the brand Cummins. Okay. So would like he be seeing shop वाले level पे on the road Cummins के generators या फिर major scale में उसने सिर्फ सुना है तो ही, या ये दिखते भी हैं इतने ज़्यादा? Okay, so this is the mindset for customer. हाँ, यूजुअली ये आपको काफी जगह दिख जाएंगे, ये जो जनसेट्स हैं आपको हर जगह दिख जाएंगे। Okay. सो क्योंकि आपको कोई दिख रहा है, अगर आप जब तक आपको लेना नहीं है तो लेना नहीं, लेकिन जब आपको लेना है तो आपको याद आएगा कि मैंने इस कलर की जनसेट ही देखी हैं, है ना। exactly. अभी एक जो ब्रांड परसेप्शन बन जाता है, जो माइंड में चीजें बन जाती हैं कि जनसेट, जैसे कि एक ऐड आता है ठंडा मतलब कोका कोला, है ना। Exactly. तो आप ना चाहते हुए भी आप ये लाइन बोल दोगे क्योंकि आपके मन में ये चीजें डाली गई हैं। Exactly. आप कोलगेट का अगर आप इमेजिन करोगे, आपको कोई दूसरा ब्रांड का भी टूथपेस्ट लेना होगा, कोलगेट ही बोलोगे। यूजुअली लोग यही बोलते हैं, कोलगेट तो बहुत बड़ा प्लेयर है, स्टार्टिंग से वो ऐसा ही देखते हैं, ऐसा ही बोलते आए हैं, है ना। Yes, yes. तो इस इंडस्ट्री में भी लोगों को ये परसेप्शन, मतलब अब तो खैर नहीं है, ये था कि जनसेट मतलब कि कमिंस ही है, ठीक है ना। So what color of generators they have? कमिंस है ग्रीन कलर। Yeah, green is like most आई वो इन सर जो दिखता है वर्ड इज माउथ, वर्ड माउथ भी तो एक चीज है। बट अभी कुछ टाइम पहले तक जब मैं सेल्स में आया था, या कुछ 3-4 साल पहले अगर हम बात करते थे, तो कस्टमर्स को पता ही नहीं होता था कि महिंद्रा भी है जनसेट इंडस्ट्री में। बट अभी काफी अवेयरनेस हो गई है, महिंद्रा इज डूइंग वेरी गुड। आप कहीं भी जाओगे लोगों को पता है, और महिंद्रा के जनसेट भी दिखते हैं, ऑरेंज कलर के जनसेट भी दिखते हैं। ऐसे ही नहीं हमने 70% मार्केट पकड़ा हुआ है हमारी लॉबी में, और हमें उसी में नंबर 1 होना है ना। सो ये 70% तो हमारे शेयर्स है ना? शेयर्स हैं, तो अभी इसके अलावा जो हम तो आते हैं 3rd नंबर पे, उसके बाद बाकी छोटी सी लॉबी है सारे मैन्युफैक्चरर्स की, लाइक आयशर, अशोक लेलैंड, ग्रीव्स, टाटा, ठीक है, ये अदर मैन्युफैक्चरर्स हैं। इसके अलावा एक हैरिसन भी न्यू कंपनी है जो जनसेट बना रहा है, एक बॉडविन है, स्टर्लिंग विल्सन है, वो बहुत फिर है अच्छी खासी 10-15 लोगों की, ठीक है ना। इसमें ठीक है, हमें जो हमारा मेजर कंपटीशन है वो किर्लोस्कर एंड आयशर से हम डील करते हैं। आयशर भी अभी अच्छा कर रहा है, ठीक है, तो आयशर भी हमें कंपटीशन, आयशर आल्सो इज अ नोन ब्रांड टू पीपल। करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, कंपटीटर्स हो गए हमारे। अभी परफेक्ट ग्रुप क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ? एक क्वेश्चन सर, और जैसे कितने हमारे जो जितने भी टीम मेंबर्स हैं, या जितने भी हम कभी पिच करते हैं कॉल्स पर या सेल होती है, तो हाउ फार की कितनी बार लोगों ने सामने से कमेंट्स का नाम लिया है और हमने वो डील क्रैक करी है? हाउ मच, लाइक रफली परसेंटेज का आइडिया? रफली ऐसे परसेंटेज नहीं मिल पाएगा, मैं आपको अपना बताता हूँ कि मेरे पास ऐसे कस्टमर्स, जब मैंने मीटिंग स्टार्ट किया था, जो मेरा जो पहला कस्टमर था ना जी, वो कमिंस का ही लॉयल कस्टमर था। उसने कमिंस के मोर देन 40 जेनसेट परचेज किए हुए थे, जो मेरी पहली डील थी। बट मैं उस डील पे लगा हुआ था, मैंने उसको छोड़ा नहीं, और फिर वो डील क्रैक हुई, और बाद में उसने मेरे को 500 kVA के 3 जेनसेट हमें दिए थे। ये मैं बात कर रहा हूँ लास्ट टू लास्ट ईयर। उस टाइम पे हमारे पास रेंज थी अप टू 625 kVA। उस टाइम पे इंडस्ट्री के नॉर्म्स अलग थे गवर्नमेंट के, अभी गवर्नमेंट के नॉर्म्स इंडस्ट्री के लिए अलग हो गए हैं। ओके, सो उसी के चलते हम उसी के रेटिंग कम हो गई, 320 kVA तक ही बना, ऑलमोस्ट हाफ। करेक्ट। ओके, सो कंपटीशन मस्ट बी लाइक इंक्रीज बाय लाइक 2 years,
सबके लिए है ये तो, बट जी नॉर्म सबके लिए चेंज हुआ है जी। ना, बट सर नॉर्म्स चेंज होने से बिग प्लेयर्स को फर्क नहीं पड़ता, द कंपनी हु इज रनिंग और हु इज यू नो इनटू इट और अभी क्रैक करना शुरू किया है और तब ऐसा कुछ आ जाए तो इट अफेक्ट्स द कंपनी यस इट अफेक्ट्स समवेयर, बट कोई ऑप्शन नहीं है, Yeah. हम ट्राई कर रहे हैं। और एक्चुअली क्या है ना, इसमें 320 केवी तक में हमारा खुद का इंजन आता है महिंद्रा का, जी हमारी कैपेसिटी 320 केवी तक बनाने की है, जी बट मार्केट में और भी डिमांड है, तो उसको फुलफिल करने के लिए हम ट्राई करते हैं। तो अर्लियर इन प्रीवियस नॉर्म्स वी हैड अ टाई अप विद अ डिफरेंट इंजन मैन्युफैक्चरर, ओके परकिंस ओके। परकिंस इंजन मैन्युफैक्चरर। अच्छा तो वी आर रिजिड टू महिंद्रा ओनली या फिर हम कर सकते हैं ऐसे No. कहें वी आर रिजिड टू we as a perfect liable and happy with महिंद्रा, ओके है ना, वैसे भी रिकॉर्डिंग सेशन है। so we can talk about that now later. नहीं वैसे भी महिंद्रा के साथ ही हम स्टार्टिंग से एसोसिएटेड हैं Okay. और हम इसके साथ ही रहेंगे। वी कैन नॉट डू विद अदर मैन्युफैक्चरर। Okay. So is it you know something which is done which is like you know on papers with Mahindra or Yeah. is just our loyalty to them? It is on paper with Mahindra. Okay. So we are bound to Mahindra only. yeah. Okay. Bound to Mahindra। ये नेटवर्क बहुत बड़ा है, Hmm. सर्विस नेटवर्क भी है, सेल्स नेटवर्क भी है, टीम भी है। सो ये एक अभी क्या है ना, प्रॉपर एक बिल्डिंग बन चुकी है, जी। एक बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है जी और उसके बेस पे वो बिल्डिंग बनी है महिंद्रा के बेस पे। exactly. सो महिंद्रा से लेफ्ट राइट होना मीन्स की बिल्डिंग हटाना, Hmm. है ना। Got it. सो और ऐसा यूजुअली पास्ट में हुआ भी नहीं है। Mm-hmm. लाइक आई थिंक 10 to 12 there are 10 to 12 OEMs in India Mm-hmm. एसोसिएटेड विद महिंद्रा, और Okay. पास्ट में ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं है जहाँ पे कोई भी OEM छोड़ के गया हो महिंद्रा को। महिंद्रा को Okay. या रिमूव किया हो, Okay. है ना। और सर ये जो आपने हमारा एक आपने बताया था कि 2 OEM है, एक परफेक्ट है, हम हैं और एक GSP राइट? Correct. So which location they are targeting or where they are? GSP is working in Haryana, Okay. West Bengal, Odisha, Okay. Jammu अच्छा Kashmir। so they are in Gurugram. या Okay. हरियाणा इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम, तो वो वहाँ पे वो लोग सेल करते हैं। तो फरीदाबाद में कौन है फिर? फरीदाबाद में भी फरीदाबाद इज आल्सो also हाँ in हरियाणा। ओके ठीक है ठीक है, ठीक है आगे चले। जी। सो परफेक्ट ग्रुप 1986 में, जस्ट अ सेकंड सर ये बंद हो गया था, इट वाज ओके ठीक है, कोई नहीं आ जाएगा यहाँ पे। 1986 में ना बिजनेस स्टार्ट हुआ था। ओके आप आशिम सर से मिली हो? जी आशिम सर के दादाजी ने स्टार्ट किया था ये बिजनेस ओके विद दिस प्लेस जहाँ हम बैठे हैं। या आई हैव सीन इट वाज फाउंडेड बाय आहूजा फैमिली। सो जहाँ पे वो रिसेप्शन है ना, वहाँ पे एक छोटी सी दुकान थी हमारी, जी वहाँ पे आशिम सर के जो आई हैव सीन सर, आई हैव सीन द दुकान आई हैव, बिकॉज़ ये तो अभी 6-8 मंथ्स हुए हैं, उससे पहले बिकॉज़ दिस वो- एरिया इज रियली नोन टू मी। सामने भी हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स के यू नो जानने वालों के शॉप्स हैं। आई हैव बीन टू दिस लोकेशन लाइक आई एम बोर्न एंड बॉट अप इन since 1986। Yeah, no, since 1997. Okay. सो जो 1986 का टाइम था, Mm-hmm. आई गेस वो और वैसा टाइम था जहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं था यहाँ पे। जी और ये जो कंपनी है वो और बिल्कुल छोटी सी कंपनी थी, जी टिपिकली एक जनरेटर की शॉप थी हमारी, Okay. ठीक है ना। Okay. अभी इस वाले जो हमारी कंपनी है ऑफिसर्स के बगल में ना आप देखोगे तो छोटे छोटे जेनसेट रखे हुए हैं ग्रीन। जी जी बाहर रखे सो जो परफेक्ट है ना, वो परफेक्ट 1986 से है। ओके वहाँ पे हम छोटे वाले जनरेटर बनाते थे जो कि शादी पार्टी में यूज होते हैं, ओपन वाले जो कि Okay. हैंडल से चलाते थे उसको, ओके ठीक है। तो उसके ऊपर परफेक्ट लिख के हम सेल करते थे। ठीक है जो ग्रैंडफादर हैं थे मतलब आशिम सर के, जी उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था 1986 से। ओके उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई आशिम सर के फादर की, जी है ना, तो उन्होंने इसको आगे ग्रो ओके किया और फिर उन्होंने 2004 में हैंडशेक किया विद महिंद्रा। और महिंद्रा भी वो ऐसा टाइम था कि महिंद्रा भी मार्केट में आना चाह रहा था जी और हम भी बड़े होना चाह रहे थे। जी सो वी हैव डन अ हैंडशेक विद महिंद्रा और हमें उनकी ओईएम चिप मिल गई और हमने फिर 2004 से बिजनेस स्टार्ट किया, मार्केट में सेल करना स्टार्ट किया। जी सिंस देन ज़्यादा बिजनेस बड़ा नहीं था, अनलेस एंड अनटिल कि आशिम सर ने ज्वाइन किया। जी आशिम सर और जो मेजर 2 प्लेयर हैं
परफेक्ट ग्रुप में मेजरली बता रहा हूँ मैं, वैसे तो सबका ही कंट्रीब्यूशन है इस जी जी, ग्रुप it's a को team बड़ा work कर, always. टीम वर्क है। हम्म। बट जो पहले जिन्होंने स्टार्ट किया जी वो है जीवन आहूजा सर, ओके who is taking care of all the manufacturing facilities in Okay. गाजियाबाद। ओके जहाँ पे जनसेट बनता है ना जी वहाँ पे उनका sitting है। उनकी सिटिंग है और जी। वो पूरा अपने अंडर में सारी मैन्युफैक्चरिंग को टेक केयर करते हैं। ओके ठीक है। ओके और सम टाइम लेटर जो आशिम सर ने ज्वाइन किया एंड आशिम सर के ज्वाइन करने के बाद जो ये अपना बिजनेस है जो परफेक्ट ग्रुप है जी वो रॉकेट की तरह से ऐसे ऊपर जा रहा है। आई बिलीव अभी तो इट्स लाइक been more than 20 years now, है ना, Yeah. कि we have this association with Mahindra. So अच्छा चलिए हाँ जी बताइए। तो जो 20 इयर्स है 20 इयर्स में अगर आप मेजर जो ग्रोथ देखोगे वो लास्ट के 5-6 साल में हुआ है। सिंस After Corona. 2019 18 या 19 अगर हम बोले 18-19 के बाद जो है ना हम ईयर ऑन ईयर काफी अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, है ना। सो 1986 में बिजनेस स्टार्ट हुआ था। 2004 में हम महिंद्रा से एसोसिएट हो गए जी उसके बाद हम एक के बाद एक कंपनी खोलते चले गए। ठीक है। अभी जो परफेक्ट ग्रुप है एक अम्ब्रेला है, इसके अंदर में क्या क्या कंपनी है वो देख लेते हैं। जी सबसे मेन और सबसे पहला है PGTPL, परफेक्ट जनरेटर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हम can we connected again? ये हुआ नहीं, सॉरी। That's okay, sir. विजिबल है? Yes. सो जो पहली कंपनी है PGTPL, विच इज अ मेन कंपनी, ठीक है, परफेक्ट ग्रुप की, जहाँ जी। पे हम जनसेट मैन्युफैक्चर करते हैं। जी ठीक है। सेकेंड नंबर पे है PAPL। ओके ये रैंकिंग वाइज नहीं है ये कंपनी, जस्ट नाम लिखा हुआ है। ठीक ठीक है है। ठीक परफेक्ट ऑर्गेनाइज प्राइवेट लिमिटेड। ओके ठीक है। अभी इन दोनों कंपनी में क्या फर्क है कि जो हम जेनसेट सेल करते हैं ना, जो सेल करते हैं वो PGTPL से बिलिंग होता है। ओके इसके अलावा हम रेंट पे भी देते हैं जेनसेट को, ओके लाइक 1 साल के लिए 2 साल के लिए, ओके है ना, 6 महीने, मिनिमम 6 मंथ होता है, 9 मंथ होता है। सो वो जो रेंटल हम बिजनेस करते हैं ना वो हम करते हैं PAPL से, ओके परफेक्ट ऑर्गेनाइज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। एक है अपना परफेक्ट प्रिसीजन प्राइवेट लिमिटेड। ओके यहाँ पे हमारा सारा फैब्रिकेशन का काम होता है। ओके इट इज अ शीट मेटल कंपनी। ओके ठीक है। जो कैनोपी बनती है ना, जो आपने जेनसेट में जी, देखा जी, था जी। कैनोपी, वो इसी वाले प्लांट से बन के आती है। अच्छा। गाजियाबाद में ही दोनों प्लांट हैं हमारे। ओके मेन रोड पे असेंबली का प्लांट है, 1 किलोमीटर बाद फैब्रिकेशन का प्लांट है, ओके उसका नाम है परफेक्ट प्रिसीजन। ओके ठीक है। फैब्रिकेशन यहीं पे होता है सारा। ओके इसके बाद एक है अपना ग्रीन क्लीन रिसाइकलर्स, GCR, GCR ग्रीन क्लीन रिसाइकलर्स। ओके इसमें हम करते हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट। ओके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वहाँ पे हम रिसाइकिल करते हैं। ओके ठीक है। तो ये भी हमारा एक अलग सेगमेंट है। CSR पॉलिसी पूरी करते हैं हम। करेक्ट। उसके बाद एक है हमारा पावर सर्विसेज। ओके ठीक है। पावर सर्विसेज इज सर्विस सेंटर ऑफ Okay. ऑथराइज सर्विस सेंटर ऑफ महिंद्रा पावर ओके फॉर गाजियाबाद एंड दिल्ली। ओके जैसे मैंने बताया ना आपको कि सेल्स और सर्विस महिंद्रा के स्कोप में ही है, सपोर्ट करते हैं। तो सर्विस के लिए ना डेडिकेटेड डीलर्स बनाए हुए हैं, सर्विस डीलर्स, ओके ऑथराइज सर्विस डीलर्स। जी ठीक है। जो कि महिंद्रा के बिहाफ पे काम करते हैं ओके और उनके ऊपर महिंद्रा के खुद के एम्प्लॉय अपना हाथ रखते हैं फॉर क्वालिटी कंट्रोल। ओके ठीक है ना, एंड सर्विस कंट्रोल। तो हमने जो है महिंद्रा का हमें मिला हुआ है सर्विस सेंटर, क्योंकि इस एरिया में हम ही बना रहे हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है और नीड भी होती है हमें कि हम अपने कस्टमर को खुद से टेकल करें, यस है ना। तो हमारा ये पावर सर्विस का ऑफिस है, यहीं पे मुकुंद नगर में ही है। ओके और इस ये जो इनके पास जो एरिया है वो दिल्ली का है और गाजियाबाद का है, सर्विस के लिए ओनली। ओके तो कस्टमर रिटेंशन भी इजी होता होगा। इजी होता है, करेक्ट। अब हमारे लिए भी इजी होता है ना, अगर हमने कोई सेल किया उसको अर्जेंट सर्विस चाहिए और एग्जैक्टली हमारा खुद का सर्विस सेंटर है तो हम हेल्प ले सकते हैं वहां से, एग्जैक्टली है ना। इसके बाद एक है परफेक्ट हर्ट्स,
मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कोई रैंकिंग वाइज नहीं है, जी, जी। ये जस्ट रैंडम है। जी। परफेक्ट हर्ट्ज जो मैंने आपको एक बार सर और कनेक्ट कर सकते हैं प्लीज? चलो चलो निकल। जी, दोबारा बंद हो गया था सर। ओके। परफेक्ट हर्ट्ज ओके। जो ये मीटिंग स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया था जी। कि सिंस लास्ट ईयर हमने एक न्यू सेगमेंट स्टार्ट किया है। जी, जो आप देख रहे हैं। हाँ, सर्वो एंड पैनल्स। पैनल। ओके। ये एक अलग प्रोडक्ट है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके। ठीक है ना। इसके बाद हमारा एक हॉस्पिटैलिटी का भी बिजनेस है, ओके। विक्रांत एस्टेट। ये एक बैंकेट एंड फार्म हाउस है। ओके। कोई भी फंक्शंस वगैरह होते हैं तो यहीं पे, हमारे तो यहीं पे होते हैं जी। बाहर दूसरों के भी होते हैं। ओके। हॉस्पिटैलिटी का ये है अपना। इसके बाद एक काफी बड़ा अपना एक सेगमेंट, अलग सा सेगमेंट है परफेक्ट आरएफआईडी का। ओके। ये भी आरएफआईडी मींस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। ओके। आप जो फास्टैग आता है जी। गाड़ियों में, जी। उसमें आरएफआईडी टेक्नोलॉजी लगी होती है, जी। आरएफआईडी टैग लगा होता है। जी। हम किसी भी आउटलेट पे शॉपिंग करने जाते हैं तो उसमें एक टैग लगा होता है, अगर वो बिना रिमूव किए हम आउटलेट से बाहर निकलेंगे तो वो ट्रिप अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। Exactly. वो भी आरएफआईडी टेक्नोलॉजी है। जी। ऑफिसेस में जो पंच आउट सिस्टम होता है आरएफआईडी से होता है वो, है ना। और ज्वेलरीज हम परचेज करते हैं, वहाँ पे जो टैग लगा होता है चोरी होने से बचने के लिए, वो भी। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी होती है। ओके। इसमें एक प्रॉपरली अपना दूसरा सेगमेंट है ये। ओके। इसमें हम काम करते हैं। ओके। और इसमें हम काम क्या करते हैं, कैसे करते हैं? टैग्स बनाते हैं, जो टैग है ना आरएफआईडी का, वो टैग बना के सेल करते हैं। ओके। तो इसके लिए तो हमारे पास वास्ट मार्केट है, कहीं भी सेल कर सकते हैं। तभी तो बताया कि काफी बड़ा सेगमेंट है अपना। यस। पहले ये ऑफिस यहीं पे गाजियाबाद में ही था, छोटा सा ऑफिस था, बट अभी जो है इन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी है सिरमा एसजीएस, ओके। इज लिस्टेड कंपनी। यस। ठीक है, तो उनका प्लांट है मानेसर में, तो हमने उनके साथ में हैंड होल्डिंग कर लिया है, ओके। बिजनेस पार्टनर बन गए हैं। ओके। ठीक है, तो दोनों मिलके वहाँ पे इसको बड़े लेवल पे और बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ओके। ये काफी अच्छा चल रहा है ये। लाइक फ्रॉम ऑफिस के, कॉर्पोरेट ऑफिस के बायोमेट्रिक से लेके लाइक टू शॉप ओनर्स तक वी कैन। ओके। बहुत बड़ी मार्केट है। दिस कैन बी अ बिग थिंग। ओके। इसके बाद एक है अपना परफेक्ट पावर इक्विपमेंट्स। इसमें जैसे महिंद्रा का जनसेट है ना, जी, वैसे ही महिंद्रा का कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स भी आते हैं। ओके। लाइक आपने जेसीबी देखा होगा, सुना भी जी, होगा, जी, जी, क्रेन देखा होगा। जी, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ना बहुत जी। सारे ऐसे मशीनें चाहिए होती हैं जो कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए, जी। है ना। वो स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और मशीनें होती हैं, तो महिंद्रा भी उसमें है। और तो हमें दिखता नहीं क्योंकि वो वहीं पे दिखेगा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा, और यहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुका है, जी। वो रिमोट एरियाज में दिखते हैं। ओके। तो वो हमने उसका भी डीलरशिप लिया हुआ है। ओके। So how we are working exactly like ये We are- इसका भी obviously engine and everything was No, we are not making any equipments, any machines. अच्छा we are dealer. We are only dealer. Okay. We are engaged in sales only, not Okay. in manufacturing. Okay. ठीक है। And last but not the least, कुबेर सेल्स एजेंसी जो कायम चून का है। We are Okay. authorized distributor of कायम चून in this area. Okay. 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 I thought I'm showing self like, you know. So there's a very old shop in Chopla. They are also, you know, having this जितने भी multiple. पुराने लोग हैं ना जी। पहले के, जी। उन्होंने लिया होगा इसको। हाँ, exactly. ठीक है। तो ये अपना परफेक्ट ग्रुप का अम्ब्रेला था जिसके जी। अंदर ये सारी कंपनीज थी। जी। इसमें से आपके काम की कौन सी, आपके काम की है इसमें से पीजीटीपीएल, जी। पीएपीएल ओनली, Okay. एंड परफेक्ट हर्ट्ज आल्सो। Okay. अगर आप बाद में सर्वर सर्वर पैनल में कुछ भी देखते हो तो जी। ठीक है। ये मेन आपकी 3 काम की कंपनी है। बाकी आपका ऐसा कुछ कम्युनिकेशन होगा नहीं बाकी टीम के साथ में, ठीक है। एंड ऑल्दो यू आर इन रिटेल सेल्स, सो उसमें भी मेजरली आपका पीजीटीपीएल से ही ज़्यादा काम होगा, जी। ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं सेगमेंट्स और डिपार्टमेंट। ठीक है, अब जो ये ऑफिस है ना, देखो पहले तो ये ऑफिस बहुत छोटा सा था, अभी हाल फिलहाल में रिनोवेट हुआ है ये। ठीक है, तो जो मेजरली डिपार्टमेंट है जो इस ऑफिस के, ठीक है, अभी देखो जो प्लांट है वहाँ पे वो है तो हमारी ही टीम, बट उनका वर्किंग कल्चर अलग है। ठीक है, उनकी रिपोर्टिंग अलग है, तो हम उनसे बात जरूर करेंगे, बट ज्यादा कुछ हमें उनसे एंगेजमेंट होगा नहीं। ठीक है, बस कॉल पे या मेल पे ही उनसे बात होगा। जो हमें बैठना है, साथ में काम करना है, यहाँ पे जितनी टीम है इनके साथ ही करना है। ठीक है, तो ये मैं आपको यहीं का बता रहा हूँ मार्केट के हिसाब से। ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग पहला जो है अपना डिपार्टमेंट है, जो कि मेजरली हमने 3 सेगमेंट में बांटा हुआ है। वन इज कॉर्पोरेट, रिटेल एंड गवर्नमेंट। ठीक है, अभी कॉर्पोरेट में 2 सेगमेंट है, एक सेल एंड रेंटल। ठीक है, जो सेल वाला है वो पीजीटीपीएल से बिलिंग होता है, रेंटल वाला है वो पीएपीएल से बिलिंग होता है। दोनों अलग अलग कंपनी बिल होता है, बट कस्टमर एक ही है। सेम कस्टमर सेल भी दे सकता है और रेंटल भी दे सकता है। कॉर्पोरेट में लास्ट हम सैटरडे आए थे, तो आपसे एक तनवीर मिली होगी जी, है ना, who is into she is into corporate sales. Yes, yeah. We sat actually. Okay. I had word with her. कॉर्पोरेट को डायरेक्टली लीड करते हैं आशिम सर। ओके, ठीक है, कॉर्पोरेट को डायरेक्टली लीड करते हैं आशिम सर, एंड तन्वी इज डायरेक्ट रिपोर्टिंग टू आशिम सर। ओके, ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है रिटेल, रिटेल से। ठीक है, ऊपर एक पंकज गौतम सर बैठते हैं, आई गेस उनसे आप मिली होगी। मेरा सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ सर। ओके, तो रिटेल सेल्स जो है दिल्ली एनसीआर में जी, वो लीड करते हैं पंकज सर, एंड पंकज सर रिपोर्ट करते हैं आशिम सर को। ओके, ठीक है, एंड अगर आप रिटेल सेल्स में हो तो आई गेस आपकी रिपोर्टिंग मेरे हिसाब से तो पंकज सर को ही होनी चाहिए। आई थिंक मेरी रिपोर्टिंग दिशा दिशा इज ईए ऑफ आशिम सर। ओके, सो फॉर टाइम बीइंग हो सकता है, ओके, बिकॉज यू नो या एक मेल और फीमेल का थोड़ा सा बाउंड्री होती है, एंड यू आर न्यू टू द इंडस्ट्री, न्यू टू द टीम, सो फॉर द टाइमिंग, मतलब ये मेरा गैस है, ऐसा मे बी ये मेरा गैस है जी। ठीक है, रिटेल की जो टीम है उनको लीड करते हैं पंकज गौतम सर। ठीक है, उनकी रिपोर्टिंग है आशिम सर को, और दिल्ली एनसीआर में जितने भी रिटेल टीम मेंबर्स हैं वो सब उनके अंडर में ही आते हैं। हाउ मेनी रिटेल टीम मेंबर्स वी हैव? I think 7 to 8 people we have. Okay. Earlier we have 13 to 14 people, but Okay. कुछ चले गए, Okay. कुछ हमें जरूरत नहीं थे, जी, है ना, कुछ हमने सेग्रीगेट कर दिए। अभी जो टीम है वो बिल्कुल एक्यूरेट टीम है, और हमें भी और हायरिंग चल रही है अभी, तो ये नंबर बढ़ भी सकता है आगे। फिर लास्ट आता है गवर्नमेंट टीम। ओके, ठीक है, अभी गवर्नमेंट जो टीम है, जो बिजनेस है, वो हैंडल करते हैं आजम खान सर। ओके, ठीक है, ओके, and he is also taking care of all the dealer network. ओके, 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 इन Government- अदर स्टेट्स। करेक्ट, गवर्नमेंट में हम 2 तरीके से काम करते हैं, एक तो जैम पे काम करते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट। ओके, ठीक है, वहाँ पे डायरेक्ट ऑर्डर्स उठाते हैं, ओके, और दूसरा हम करते हैं विद कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, ओके, ओके, ठीक है, सो गवर्नमेंट टीम लीड करते हैं आजम सर। ठीक है, एंड आजम सर इज रिपोर्टिंग टू आशिम सर। ओके, ये अपना सेल्स एंड मार्केटिंग का मोटा मोटा डिपार्टमेंट है, जी, और आपकी रिटेल की सारी टीम यही बैठती है ओके, यहाँ पे। एक पर्सन और है सौरभ शुक्ला, वो दिल्ली में बैठते हैं मेरे साथ। ओके, ठीक है। So you are in Bikaji Kama? Yeah, Okay, okay. I'm I actually got interviewed for that place only. because Yes, Bikaji Kama, and Prabjot sir was there. So I was interviewed there. So I've been to the location. sales and marketing department को, although sales and marketing are 2 different departments, Mhm. but यहाँ पे हमने उसको combine किया हुआ है।
कि हमें ही मार्केटिंग भी करनी है, हमें ही सेल्स भी करना है। ओके। और इसके लिए हमारे पास एक सेल्स कोऑर्डिनेटर्स की अच्छी खासी लंबी टीम है जो हमें प्री एंड पोस्ट सेल्स में हेल्प करती है। ओके। प्री सेल्स में कैसे करती है, लाइक कोई इंक्वायरी, ऑल्दो आप अगर सेल्स में हो तो इंक्वायरी जनरेशन भी वुड बी अ पार्ट ऑफ योर्स, बट सिर्फ आप पे ही डिपेंडेंट नहीं रहेंगे हम। हमारे कुछ अलग चैनल्स भी हैं, कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से इंक्वायरी जनरेट होता है, कुछ वेबसाइट के से ट्रैफिक आता है, कुछ रेफरल इंक्वायरीज होती हैं, कुछ महिंद्रा के थ्रू आता है। सो वो जो है ना, ये प्री सेल्स में आ गया, ठीक है। सो वो जो हमारे डेडिकेटेड सेल्स कोऑर्डिनेटर्स हैं अलग अलग एरिया के अलग अलग टीम के लिए, वो उस इंक्वायरीज को इकट्ठा करते हैं, पहले खुद डिस्कस करते हैं अगर कोई इंटरेस्टेड है उसमें तो वो फिर आगे सेल्स पर्सन को जाता है। ओके। आपका भी एक डेडिकेटेड सेल्स कोऑर्डिनेटर होगा, ओके, ठीक है ना, सारी टीम यही बैठती है। ओके, ठीक है, तो वो आपको असिस्ट करेगा फ्रॉम गेटिंग द इंक्वायरीज टू कन्वर्जन एंड डिस्पैच। ओके, ठीक है, तो आपका डेडिकेटेड सेल्स कोऑर्डिनेटर। व्हाट इज द biggest sale, where like from where we are getting our biggest numbers? Through social media or through जो महिंद्रा दे रहे हैं वो, through cold calling or through data? Which data is the best data like to actually crack the lead? ये सारे डेटा अगर हम मिला देना तो ये 20 to 30% होगा टोटल सेल का। ओके। एक्चुअल जो डेटा है, जो काम है ना, वो हर सेल्स पर्सन का अपना खुद का है। ओह, इज दैट सो? ओके। ये क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसमें सब लोग नहीं आ पाते हैं। जेनसेट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है ना, देखो जेनसेट एक ऐसा प्रोडक्ट है कि कोई भी ना शौक से नहीं लेता, ये एक बर्डन होता है। आपको कार परचेज करना है ना, आप खुशी के साथ जाओगे, आपको वो अगर थोड़ा सा महंगा भी मिलेगा और बोलेगा कि मैं जल्दी दे रहा हूँ, आप दे दोगे पैसा, आप वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट हो गया। बट जहाँ पे बात आती है ना जेनसेट परचेज करने की, तो वो इसको एज अ बर्डन लेते हैं, क्योंकि जेनसेट क्यों परचेज करना पड़ रहा है, क्योंकि बैकअप के लिए मुझे मेन लाइट अगर होती, अगर गवर्नमेंट उनको 24/7 सप्लाई देती तो उन्हें जेनसेट क्यों परचेज करना? क्या ये मूवेबल होते हैं? हाँ, ओके, मूवेबल होता है, बट उसको मूव करने के लिए भी सर्टेन प्रोसेस होते हैं। ओके। एक जहाँ पे एक जगह पे अगर कहीं पे इसको इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल करने के बाद उसको मूव करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ओके। फिर स्क्रीन लगती हैं, मैन पावर लगता है, खर्चा भी आता है मूव करने के लिए इसको। ओके। इतना इजीली नहीं होता है इसको हिलाना, ठीक है। So why we are seeing it as कि people are not much interested to buy generators, or it is a kind of burden on them. Because if I am having my company, right, or if I am having my shop, let's say, ठीक है, मेरे पास कोई रिटेल के लिए आता है परफेक्ट ग्रुप से, और मैं बहुत ज़्यादा I am a manufacturer of something, and then I am into generators and I am into selling retail part पे मैं कर रही हूँ customers को, या मेरे और भी connections है, right? So power backup is something which I need, Correct. है ना? So why people see, why have you said it कि people see it as a burden? Why is that so? क्योंकि अगर मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ या शॉप स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरा जो प्राइमरी फोकस रहेगा वो इन्वेंट्री पे रहेगा, है ना, इन्वेंट्री पे रहेगा, मेरी शॉप अच्छी लगनी चाहिए, कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, है ना। जो पावर बैकअप का है ना, वो पहले उसके मन में ये आता है कि मैं कुछ जुगाड़ करके ऐसा कर दूं कि मेरा पावर बैकअप चलता रहे। पहले वो इन्वर्टर के बारे में सोचेगा, फिर उसमें रहेगा कि नहीं, मेरे इन्वर्टर से नहीं काम हो पाएगा, मुझे बड़ा चाहिए। तो एक एंड पे आएगा जहाँ पे उसको ये फील होगा कि अब मुझे जेनसेट परचेज करना ही पड़ेगा, तब जाके वो माइंडसेट बनाएगा। मतलब सही ऐसा नहीं है कि वो खरीदना नहीं चाहता, बट वो अवॉइड करता है इस चीज के लिए। कुछ देर तक अवॉइड करता ही है कि जब तक उसको कोई और बैकअप ना मिल जाए, इनमें भी कुछ आई बिलीव ऐसे बिजनेसेस होते होंगे जो प्रेफर करते ही होंगे जेनसेट। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ शोरूम, है ना, और शोरूम में मान लो फॉर एग्जाम्पल इट इज अ शोरूम ऑफ लाइक लेडीज क्लोथिंग, राइट, देयर इज अ सूट्स एंड साड़ीज एंड एवरीथिंग। सो इफ लेडीज आर लाइक कमिंग देयर, लाइक वी हैव सीन सो मेनी इन Tarab Nagar or अदर लोकल प्लेसेस, so they have I believe generators with them, because अगर कोई बैठा है और because it is all lighting, है ना, when you showing these kind of stuff, so have you ever felt in your sales कि कभी ऐसा हुआ हो कि आपको लगा हो कि ये ऐसे वाले कस्टमर जल्दी मतलब अडेप्ट करते हैं ये थिंकिंग कि उनको जनरेटर चाहिए, और कुछ ऐसे हैं, क्या आपने ऐसे कभी सेग्रीगेट किया है, आपको कभी लगा कि देयर इज वन सेट ऑफ कस्टमर्स जो ज्यादा प्रेफर करते हैं या नहीं?
जेनसेट ये देखो, जेनसेट एक नीड है, बिल्कुल सही बात है, अब उसको परचेज करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं होता, कोई भी अपनी प्लानिंग करता है ना जेनसेट के लिए, या कोई भी बिजनेस प्लान करता है जी। तो जेनसेट को एक पार्ट रखता है अपने बिजनेस में कि मुझे ये भी प्रोक्योर करना पड़ेगा, बट उसको प्रायोरिटी लिस्ट में देता है। ठीक है, ये मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि कोई इंटरेस्टेड नहीं रहेगा जी। देखो, अगर किसी को नीड है तो चाहे वो इंटरेस्टेड हो या ना हो, उसको वो लेना पड़ेगा, है ना। लेकिन जो माइंडसेट उसका बाकी पार्ट खरीदने में रहेगा, जितना वो एक्साइटेड रहेगा उतना वो जेनसेट में एक्साइटेड नहीं रहेगा। ऑल्दो उसको ये पता है कि ये मुझे परचेज करना ही करना है, बट उसकी प्रायोरिटी जो है इसकी सबसे लास्ट में आती है। ये एक रिटेल का एक ये माइंडसेट होता है। अब आपने बोला कि जो कोई शॉप है जहाँ पे आउटकम ज्यादा है जी, ना, जी। तो वो कमर्शियल्स में आ जाते हैं। कमर्शियल्स में किसी एक पर्सन का कोई माइंडसेट नहीं होता, वो एक कंपनी का माइंडसेट होता है। तो कंपनी एक सिस्टम फॉलो करती है, उस सिस्टम में सारे सेट ऑफ इक्विपमेंट्स डालती है वो, तो उसमें जेनसेट भी वो डाल के चलती है ना। तो उनमें किसी भी एक पर्सन ड्रिवन नहीं होता है, वो प्रोसेस ड्रिवन होता है। वहाँ पे तो परचेज होगा ही होगा बाय डिफॉल्ट। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो कमर्शियल बिजनेसेस हैं उनमें सेल करना लाइक इज थोड़ा सा इजी देन अदर्स? नहीं, देखो वहाँ पे डिमांड ज्यादा है, वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा, बट कंपटीशन भी ज्यादा है वहाँ पे। आप एक रिटेल वाले कस्टमर को जो इतना नहीं है इस इंडस्ट्री में, उसको आप जो बताओगे वो सुन लेगा। लेकिन आप अगर किसी बिजनेस वाले के पास जाओगे, है ना, कहीं पे, तो उसके पास आपसे पहले और पहुंचे होंगे, तो थोड़ा सा कंपटीशन वहाँ पे ज्यादा रहेगा। अच्छा। बट ये जो है ना, ये एक सेल्स ट्रेनिंग का पार्ट हो गया। हम इसके बारे में भी सेपरेट एक सेशन रखेंगे, जिसमें आपके जो रिपोर्टिंग मैनेजर होंगे, अगर वो पंकज गौतम सर होंगे तो वो भी रहेंगे, अगर वो दिशा होगी तो वो भी उसमें रहेंगे। ठीक है ना। ये जो सेल्स टेक्निक, इंक्वायरी कैसे जनरेट करें, है ना, कहाँ ट्रैफिक कहाँ से जनरेट करें, ये इन सब का हम एक अलग सेशन रखेंगे। ठीक है ना। ये जो अभी हम ट्रेनिंग जो दे रहे हैं ना, वो जस्ट एक ओरिएंटेशन है, एक वर्किंग कल्चर के लिए है। आपको पता लग जाएगा हम काम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ठीक है ना। आपके हेल्प के लिए अभी तो आपको सबसे पहले टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी। जी। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आप प्रोडक्ट क्या बेच रही हो, आप नहीं सेल कर पाओगे। एग्जैक्टली, है ना। और सर ये हम इस ट्रेनिंग को क्या नाम दे सकते हैं? ओरिएंटेशन। ठीक है, ये आपका ओरिएंटेशन ट्रेनिंग है। इसके बाद आपका टेक्निकल प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आपका एक सेल्स ट्रेनिंग होगा। ठीक है ना। हम सेल्स कोऑर्डिनेटर पे थे, प्री एंड पोस्ट सेल्स में इंक्वायरी जनरेशन में वो टीम आपकी हेल्प करेगी, और इंक्वायरी को मैनेज करने में या कोटेशन बनाने में आपकी हेल्प करेगी वो सेल। ठीक है, सेल्स कोऑर्डिनेटर की जो प्री सेल्स टीम है। उसके बाद अगर आपकी इंक्वायरी मैच्योर हो गई, आपका सेल हो गया, तो सेल होने के बाद डिस्पैच कराने की जिम्मेदारी उनकी ही होगी, आपको उसमें बर्डन नहीं लेना है। पोस्ट सेल्स में अगर उसके बाद आपका सेल होने के बाद कमीशनिंग करवाना है, कमीशनिंग इज अ पार्ट, वो हम डिस्कस करेंगे क्या होता है बाद में। उसमें भी जो पोस्ट सेल्स टीम है वो आपको सपोर्ट करेगी, है ना। अगर आपको जेनसेट के साथ में ऑर्डर में जेनसेट के साथ में इंस्टॉलेशन वाला पार्ट भी मिला है, ठीक है, लाइक उसको इंस्टॉल करना, तो उसके लिए डेडिकेटेड अलग टीम है अपने पास, वो आपको उसमें सपोर्ट करेगी। अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसमें भी आपको वरी नहीं करना है, उसके लिए डेडिकेटेड अलग टीम है। ग्रेवियंस डिपार्टमेंट। करेक्ट, वो कंप्लेंट रिजॉल्व करने के लिए। आपका फोकस जो है वो सिर्फ सेल्स पे होगा। एक बार कस्टमर आ गया, उसके बाद आपका काम खत्म। अगर ऑर्डर आ गया, आपको बिल्कुल वरी नहीं करना है। ठीक है। तो ये सारा जो सेल्स कोऑर्डिनेटर डिपार्टमेंट में आता है, जिसमें प्री एंड पोस्ट सेल्स होता है। इसके बाद आता है कमीशनिंग एंड इंस्टॉलेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, इसमें ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है, साथ में लिखा हुआ है। कमीशनिंग में क्या होता है, जैसे जब सेल हो गया ना, सेल में उसको फर्स्ट क्रैंक देना, फर्स्ट स्टार्ट करना, जो बटन दबा के, वो हम करते हैं महिंद्रा। ठीक है, कस्टमर को हम अलाउ नहीं करते हैं उसको टच करना। वो हमें टाइम बताएगा कि कब आके स्टार्ट करना है, हम उसको स्टार्ट करेंगे जाके कस्टमर के सामने। उसको स्टार्ट करके सारा लोड ट्रायल करते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाते हैं, उसको सेटिस्फाई है अगर वो, तो फिर वहाँ पे उसका वारंटी स्टार्ट कर देते हैं। ऑल दीज कम्स इन अ पार्ट ऑफ कमीशनिंग, वो हम करके देते हैं। ठीक है। Okay, this is the part of commissioning. Commissioning. What is installation then? कमीशनिंग से पहले इंस्टॉलेशन आता है। अच्छा। जेनसेट किसी ने परचेज कर लिया, बट जेनसेट परचेज करना ही काफी नहीं होता। जैसे ये एसी है,
सबके घर में एसी होता है, जी एसी हम परचेज करके ले आते हैं, वो जी। बॉक्स में रखा होता है, जी बट बॉक्स में रखे रहना एक अलग चीज है और दीवार पे लगना अलग चीज है। एग्जैक्टली। तो बॉक्स से निकल के दीवार पे लगने तक का जो पार्ट होता है वो इंस्टॉलेशन कहलाता है। हाँ। वैसे ही जेनसेट जो है उसके पास जाता है तो वो पैकिंग कंडीशन में होता है, कहीं पर रखा होता है, वहां से हट के अनपैक होके और वो स्टार्ट होने के कंडीशन तक आने को हम इंस्टॉलेशन करते हैं, कहते हैं। ओके। उसमें कुछ अलग अलग काम होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम जब रखते हैं ना, जी तो रखने से पहले नीचे का जो लेवल होता है ना वो बिल्कुल जीरो लेवल लेकर के रखते हैं। ओके एक सेपरेट प्लेटफॉर्म बनाते हैं ओके ग्राउंड लेवल से थोड़ा अबव, ओके ठीक है ना, उसके अलग से एक नॉर्म है, वो हम आगे हम टेक्निकल ट्रेनिंग में समझेंगे उसको, ओके ठीक है। ठीक है प्लेटफॉर्म हो गया, प्लेटफॉर्म के बाद हम सेफ्टी के लिए अर्थिंग करते हैं। जी। अर्थिंग इज ए डिफरेंस Yes, प्रोसेस, yeah, ठीक है। I'm kind of familiar, yeah. Okay. अर्थिंग के बाद फिर जब जनसेट हमें रख दिया तो सिर्फ जी। उसको रखने से ही तो हमारी बिल्डिंग में सप्लाई नहीं आएगी, Exactly. है ना, कुछ तो कनेक्शन करना पड़ेगा उसमें और बिल्डिंग में, जी। तो हम केबल्स के थ्रू करते हैं, जी। वो भी इंस्टॉलेशन का पार्ट आता है। जी सॉरी, फिर उसके बाद जब उसको रखते हैं तो उसमें से स्मोक निकलता है। ओके। गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर कोई कमर्शियल बिल्डिंग है तो आप उस जेनसेट के स्मोक को बिल्डिंग की हाइट तक लेके जाओगे, उसके लिए हमें उसमें एग्जॉस्ट पाइप लगाना पड़ता है। ओके थ्रू द टेरेस। करेक्ट। ओके तो वो भी इंस्टॉलेशन का पार्ट है। तो इंस्टॉलेशन का अपने आप में एक बड़ा डिपार्टमेंट है, बड़ा काम है, ओके ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास अलग डेडिकेटेड टीम है, हम्म। कमीशनिंग की डेडिकेटेड टीम है, ओके। ठीक है। आप मिले उन लोगों से? इससे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था सबसे। आई नो कि यहाँ पर जो 2 ऑफिसेज है वहाँ पर कमीशनिंग टीम। यहाँ पे सबसे पहले एचआर एंड एडमिन है, जी उसके बगल में इंस्टॉलेशन है, जी। उसके बगल में कंप्लेन एंड कमीशनिंग है, ओके ठीक है। एचआर एंड एडमिन जिससे तो मिली मिली हुई हो। एक है अपना एमडीओ डिपार्टमेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफिस, जी। ये बगल में है, ओके हाँ दिशा यहीं बैठती है। जी। इसके अलावा कुछ हमारे प्रोसेस कोऑर्डिनेटर्स हैं जी। जो एमडीओ में बैठते हैं, और कुछ एमआईएस के लोग हैं, मतलब जिनका डे टू डे इंटरेक्शन होता है एमडी सर के साथ में, उनके लिए अलग एक कैबिन बनाया हुआ है एमडी ऑफिस के नाम से। ओके। What was the full form? What was? मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफिस, Okay. ठीक है। उसके पीछे हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, जी। ठीक है। एक हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो कि वर्चुअल है, जो कि मैं लीड करता हूँ, ओके। ठीक है। और इसी में टेक्निकल डिपार्टमेंट भी आता है। ओके। अगर आपको पूरे परफेक्ट में एक किसी को भी कुछ भी टेक्निकल क्वेरी है जी। तो वो मेरे से कर सकते हैं, ओके। किसी भी चीज को लेकर के, जैसे कोई पार्ट हो, इवन कुछ ऐसा भी जो कि हमारा पार्ट नहीं है जी। वो भी मुझसे पूछ सकता है, कर सकता है। ओके। कुछ भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो मुझसे ले सकता है, ओके। ठीक है। किसी कस्टमर को अगर कुछ टेक्निकल समझाना है हम्म। मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। कहीं पे किसी कस्टमर से मिलवाना है टेक्निकल के लिए तो आप मुझसे उसको कनेक्ट करवा सकते हो। कोई वीसी करनी है तो मुझसे कनेक्ट करवा सकते हो, ओके। ठीक है ना। ठीक है। हमारे यहाँ पे ना अभी कुछ टाइम से ही स्टार्ट हुआ है, जी। टेक्निकल ट्रेनिंग होती है ओके। वीकली, ओके। ठीक है। तो अभी आज जो है 1:30 तक तो आपका ये वाला ट्रेनिंग है, जी। ठीक है। जी। इसके बाद सेकंड हाफ होगा, जी। वहाँ पे एक और ट्रेनिंग सेशन है, ओके। आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वो काइंड ऑफ सेल्स पिचिंग ट्रेनिंग है, Okay. सेल्स कोऑर्डिनेटर्स के लिए, But still I will sit with them. है ना। I'll get the idea. टीम से भी थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओगे, जी जी। ठीक है। टेक्निकल डिपार्टमेंट में जो कि मेरी टीम है, जी। इसमें जो अपने पास टीम है, एक हमारे पास एम्प्लॉय है कॉस्टिंग के लिए। लाइक अगर आप कोई इंक्वायरी लेके आते हो, ठीक है, वो नॉन स्टैंडर्ड है। नॉन स्टैंडर्ड मीन्स कि जो जेनसेट हम स्टैंडर्ड जेनसेट बनाते हैं वो स्टैंडर्ड ना हो, कुछ अलग से चीजें मांगी हुई हैं। ओके। यूजुअली ये गवर्नमेंट में होता है, तो जो बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना उसमें होता है ये, तो उसकी हम उसको रिग्रेट नहीं करते। ओके। स्टैंडर्ड के अलावा जो नॉन स्टैंडर्ड है उन सबको कैलकुलेट करके उसके अलग सेपरेट कॉस्टिंग बनाते हैं और फिर उनको हम देते हैं। तो उसके लिए डेडिकेटेड अलग टीम है अपने पास। ओके। उसी में अपने पास एक डिजाइनिंग के लिए भी लड़का है जो डिजाइनिंग करके देता है जेनसेट का। ओके, तो कस्टम मॉडल भी देते कस्टम मॉडल भी देते हैं हम लोग, हैं। ठीक। नीड बेसिस पे। जी। सेल में क्या है, अगर आप कस्टमर की नीड समझ गए बस बस तो आपका सेल आपने क्रैक कर लिया, एग्जैक्टली। है ना। बहुत लोगों का ये गलतफहमी होता है कि प्राइस कम कर दो, सस्ता दे दो, सेल हो जाएगी, है ना? नहीं ऐसा नहीं होता। बट हम कम इनसे सस्ते हैं। एग्जैक्टली। अगर ऐसा होता तो हमारे तो बस धड़ल्ले से बिक रहे होते, एग्जैक्टली।
है ना। तो सेल्स में काफी चीजें होती हैं, सिर्फ प्राइस एक चीज नहीं होता, सस्ता कर दो बिक जाएगा। कुछ लोगों का माइंडसेट हो सकता है, कोई कुछ सेल हो जाए, पर सबका नहीं एक होता। आधा कस्टमर भी सर ऐसा जरूर होता है ना, जिनको बिल्कुल बिल्कुल होता है, प्राइसिंग से बहुत ऐसे भी होते हैं जो उनको क्वालिटी से फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली, वो बोलते हैं मुझे इतना सस्ता मिला, वो गवर्नमेंट में होते हैं। गवर्नमेंट में अगर किसी को टेंडर मिल गया है, ओके, और उसमें जिन कंपनी का नाम लिखा हुआ है कि ये कंपनी ऑथराइज है सेल करने के, तो उनमें से जो सबसे सस्ता देगा ना उसे परचेज करेगा, उसे अपने घर में तो लगाना नहीं है। एग्जैक्टली, है ना। यहाँ पे आपका सेगमेंट एंड डिपार्टमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं। ओके, आप या तो ये लिख लो, इसका एक फोटो क्लिक कर लो जी, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स जो है ना वो धीरे धीरे आपको टाइम के साथ क्लियर होते रहेंगे जी। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हम डेली डे टू डे अपनी लाइफ में, अपने वर्क प्लेस में इसको यूज करते हैं। ओके, ठीक है। सो ये आप अभी बस इसको ना फोटो क्लिक करके रख लो जी। और जब भी कभी ऐसा कुछ वर्ड सुनो ना किसी से को बात करते हुए, तो देखना वो इसमें है या नहीं। ओके, ठीक है जी। जो अपनी नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी ना, नेक्स्ट वीक में होगी, वो टेक्निकल ट्रेनिंग हम रखेंगे, तो उसमें आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ओके, ठीक है। श्योर। ये जेनसेट से रिलेटेड ही है सारे। ठीक है। ठीक है। इसके बाद एक इनिशियल पिचिंग कॉल है। अब सिंस यू आर न्यू टू इंडस्ट्री, यस, है ना, आप पहले जहाँ पे थे वहाँ पे एक अलग कल्चर था, एक तरीका था, है ना। हम कोई भी कहीं पे जैसे वो होता है ना, बीपीओ होता है जी, उनकी लाइंस रटी होती हैं कि ये आपको बोलना है, हाँ। है ना। तो मैं ये नहीं बोलूँगा आप इसको रट लो, लेकिन ये इन चीजों को आप अपने तरीके से कन्वर्ट करके बोलोगे ना, तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगा, एक स्टार्ट मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैं आपको अभी इंक्वायरी दे दूं कि लो ये 320 केवी की इंक्वायरी से बात करो, आप क्या बात करोगे इससे, एग्जैक्टली, है ना। तो ये दो टाइप के हैं, एक आउटगोइंग कॉल टू कस्टमर, एक इनकमिंग इंक्वायरी कॉल। ओके, अभी आप सेल्स में आ गए हो, आपको एक एरिया डेडिकेटेड कर दिया है, एक सेगमेंट भी दे देंगे। 4 सेगमेंट पे सर मुझे आश्रम सर ने काम करने के लिए बोला है। उसमें से एक पेट्रोलियम होगा, एक पेट्रोलियम है, एक बिल्डर है, एक एजुकेशन है एंड हेल्थ केयर है। करेक्ट। तो अभी ये सेगमेंट पे आपका नाम फिक्स हो जाएगा जी। तो जो प्री सेल्स वाली टीम है जी, उनको इन्फॉर्मेशन जाएगा जी, कि इस सेगमेंट में कोई भी इंक्वायरी आती है सीधे उठा के राजेंद्र को देना है, जी, वो आपको दे देंगे। फिर आप उनसे बात करोगे, जी। क्या बात करोगे उनसे, हाँ, है ना। इंक्वायरी आप कहानी आप पे स्टार्ट हो जाएगी कुछ दिनों में। जी, ठीक है। तो पहले तो हम आउटगोइंग कॉल पे ही देखते हैं। ओके, नॉर्मल सा है, पहले आप ग्रीटिंग्स दोगे, अपना इंट्रोडक्शन दोगे जी। और कंपनी का दोगे। जी, वो कैसे दोगे? हाय सर, गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ राजेंद्र एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम परफेक्ट महिंद्रा। ओके, परफेक्ट महिंद्रा, ये आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, या तो आप ओनली परफेक्ट बोल सकते हो, या ओनली ऑन द बिहाफ ऑफ महिंद्रा जेनसेट बोल सकते हो, ओके, जैसा आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपको बोलने में इजी हो। ये ऐसा कोई हार्ड एंड वो नहीं है कि आपको यही बोलने में डिटेल नहीं है। ठीक है। फिर आप उनसे पूछोगे कि बात कर सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्री में जो कस्टमर्स होते हैं ना, उनका कुछ भरोसा नहीं होता। अगर और वैसे भी आप रिटेल में हो, है ना, तो रिटेल में वो थोड़ा सा इस चीज को ना लेस प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है। आप अगर अननेसेसरी उनके पीछे पड़ोगे तो वो फिर आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। ठीक है। अब उनसे पूछो इज दिस राइट टाइम टू स्पीक, हम बात कर सकते हैं सर। और अगर आपने अपनी पहली वाली लाइन सही से बोली है कि मैं परफेक्ट महिंद्रा से बात कर रही हूँ, तो आपसे खुद पूछेगा कि हाँ जी बताओ किस चीज के लिए। आप बताओगे जेनसेट के लिए सर। अगर यहाँ तक उसको क्लियर हो गया है और वो जेन्युइन कस्टमर है, तो आपको 10 में से 9 कस्टमर बोलेंगे कि हाँ ठीक है मैम बताइए मुझे चाहिए। अगर वो फेक है या जस्ट टाइम पास कर रहा है, बोलेगा ठीक है नहीं अभी नहीं, बाद में बात करते हैं, 1-2 कॉल पता चल जाएगा आपको। ठीक है। अभी आपने जब आप यहाँ से कॉल कर रहे हो तो आपको ये पता होगा कि आप कितने केवी के लिए कर रहे हो। जब आपके पास इंक्वायरी आएगी ना, उसमें कुछ उसमें आपको कस्टमर का नाम, नंबर, ठीक है, अगर कंपनी नेम है तो कंपनी नेम और कितने केवी के जनसेट चाहिए ये मेंशन होगा पहले से। ठीक है ना। तो जब आप कॉल करोगे तो उसी वैसे तो आपको वो वाले केवी आप रिकन्फर्म कर लोगे, बट मेजरली वो
सेम ही रहता है। Okay. अगर उसने बोला है कि उसको 250 चाहिए तो 250 ही चाहिए होगा, ठीक है। अब आपको ना 250 kb की जेनसेट की इंक्वायरी है, ठीक है, आपको दे दिया, आप कॉल कर रहे हो, तो नाम नंबर बताने के बाद जब यहाँ से खत्म होगा, ग्रीटिंग्स खत्म हो गया, फिर आप प्रोडक्ट पे आओगे, ठीक है ना। अगर उसने कंफर्म कर दिया हाँ मेरे को 250 kb ही चाहिए, तो आपको उस प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या है मेंशन BHP, नंबर ऑफ सिलेंडर्स एंड किलोवाट ऑफ इंजन, आपको ये बताना है। जैसे 250 kb में जो है आपका 200 किलोवाट आता है, ऐसे ही इसका एक सर्टेन BHP होगा, 6 सिलेंडर आते हैं उसमें, तो आपको बताना है कि सर जो आपने 250 kb जैसे चूज किया है उसमें आपको 200 किलोवाट मिलेगा, उसमें इतनी BHP है और इतने सिलेंडर्स हैं इसमें। और जो इससे सिर्फ एक चीज होगा कि उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा आप में कि आप जो बेच रही हो ना उसके बारे में आपको पता है। इंडस्ट्री में यूजुअली ऐसा कोई नहीं करता हमारे यहाँ। अच्छा। अगर आप भी एज अ कस्टमर किससे बात करोगे ना तो वो बोलेंगे हाँ जी मैम बताइए कितने के जनरेटर चाहिए, आप बोलोगे 250 kb, ठीक है मिल जाएगा, कब चाहिए कहाँ पे चाहिए, इतने का प्राइस है, खत्म। फिर वो इसके बाद वो बोलेगा कि मैम बताइए, बैठ आप बोलोगे यार प्राइस का महंगा है, बैठ के तो वो बोलेगा कि मैम ठीक है महंगा है तो हो जाएगा, ठीक ठाक कर देंगे आपके लिए, आप मुझे मिलने बुलाओ, टेबल पे बैठ के बात करते हैं मीटिंग, क्योंकि वो ट्राई करते हैं कि एक बार अगर मिल लिया ना कस्टमर से तो सेल हो जाएगी, तो सेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। क्योंकि जब तक फोन पे बात कर रहे हैं किसी भी दूसरे को जानते नहीं, एक बार मिल ली है ना तो बात अलग हो जाती है, तो वो ट्राई करते हैं कि मिलने पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो हम ही हैं जो टेक्निकल नॉलेज भी देते हैं थोड़ा, और भी कोई देते होंगे बट यूजुअली ट्रेंड नहीं है ये इंडस्ट्री में। अच्छा, तो आप अगर कस्टमर को बता रहे हो तो कस्टमर का आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे ये जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, देखो आप अगर जनरल बेच रही हो ना, भी दिखती है कॉल में, आप अगर जनसेट बेच रही हो ना तो आपके मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे से ज्यादा इस चीज के बारे में कस्टमर को नहीं पता है ना, क्योंकि मैं ये बेच रही हूँ तो मुझे पता है। कस्टमर अगर ब्रेड बना रहा है तो कस्टमर को ब्रेड के बारे में पता होगा, लेकिन मैं जनसेट बना रही हूँ तो मुझे जनसेट के बारे में ज्यादा पता होगा, है ना। और हम कहते हैं ना कि सेल्स क्या है, सेल्स इज अ ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म। आप जितने कॉन्फिडेंट, जितने एक्साइटेड और जितने एंथुसियाज्म लोगे ना, जो ट्रांसफर करोगे उसको, उतना ही वो आप में इंटरेस्टेड रहेगा कि हाँ उसको कॉन्फिडेंस आएगा जो मुझे ये बता रही है ये ठीक बता रही है, ठीक है। आपने टेक्निकल ये बता दिया, BHP नंबर ऑफ सिलेंडर और किलोवाट ऑफ इंजन ये बता दिया, ठीक है, ये हो गया इंजन का पार्ट। फिर आप उनको बताओगे, अगर यहाँ तक उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है वो सुनेगा, बोला हाँ जी मैम और बताइए, फिर आप बताओगे ये लाइन तो आपको रटना ही पड़ेगा कि हम जो जेनसेट आपको देते हैं वो 11 टैग प्री ट्रीटमेंट पाउडर कोटिंग से बना हुआ है, जो कैनोपी है ना, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आउटडोर के लिए होती है, नहीं एंटी रस्ट टेक्नोलॉजी है, इसमें रस्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला अगर आप बताओगे ना, ऑल्दो अभी सारे मैन्युफैक्चरर ये करने लग गए हैं बट बताते नहीं है, आप बताओगे कस्टमर को तो नहीं पता ना कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, आप ये बताओगे तो उसका अगेन कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा, इम्पैक्ट अच्छा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप उनको बताओगे कि जो हमारा सर्विस नेटवर्क है वो पैन इंडिया बेस पे है, वी हैव मोर देन 200 प्लस सर्विस डीलर्स इन पैन इंडिया, 200 प्लस सर्विस डीलर हैं हमारे पैन इंडिया में, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक अगर आपकी वो बात सुन रहा है दैट मीन्स कि वो अभी इंटरेस्टेड हो गया है सुनने के लिए, ठीक है। अभी यहाँ तक है, अब आप उनसे पूछोगे कि सर आपकी एक्चुअल में नीड क्या है, जो आपने जेनसेट चूज किया है वो तो ये मैंने बता दिया, आपकी नीड क्या है, सेम नीड होगी, वो बोलेगा मेरे को यही वाला चाहिए, अगर वो बोलता है कि यही वाला चाहिए तो आप उससे फर्दर डिटेल्स मांगो, ठीक है, कि आप अभी कौन सा जेनसेट यूज कर रहे हो, कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, अगर अभी कर रहे हो तो कौन सा ब्रांड का कर रहे हो, ब्रांड प्रेफरेंस आना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर वो पहले से कोई ब्रांड यूज कर रहा होगा, ठीक है, बोलता है कमिंस, मैं कमिंस यूज कर रहा हूँ, तो आपको एक पता लग जाएगा कि मेरा कॉम्पिटिटर जो है वो कमिंस है इस केस में, तो आपको अपना माइंडसेट उसके हिसाब से बनाना है ना। अगर वो बोलता है नहीं आयशर है तो आपको उसके हिसाब से माइंडसेट बनाना है, और इसी के हिसाब से आपको अपना प्राइस भी डिसाइड करना है। अगर वो उसने ब्रांड कंपैरिजन कर रहा है ना, अगर वो देखो महिंद्रा एक ऐसा ब्रांड है ना जो आप चाहोगे तो कमिंस के साथ भी आ जाएगा,
आपके बोलने पे, क्योंकि हम 3rd नंबर पे हैं। महिंद्रा एक काफी नोन नेम है गाड़ियों की वजह से, है ना, कौन नहीं जानता महिंद्रा को। Exactly. तो महिंद्रा को आप चाहो तो जेनसेट वाले सेगमेंट को आप कमीज के बराबर भी आप बिठा सकते हो। और अगर आपको अपने आप को ठीक से प्रेजेंट नहीं करोगे ना, तो वो आपको सबसे बेकार ब्रांड के साथ में बिठा देगा, आप कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए ब्रांड चूज करना, पिक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी आपने फोन किया उसको, आप उनसे पूछोगे सर आप किस लिए चाहिए आपको जेनसेट, ठीक है। या तो कोई इसका ऑफिस होगा, या प्लांट होगा, इंडस्ट्री होगा, है ना। तो आपके पास पहले से हम आपको ये डेटा दे सकते हैं, अगर आप बोलोगे तभी आपको देंगे। लाइक अभी आप उसमें हो सेगमेंट, आपके पास पेट्रोलियम है ना, एग्जांपल ले लेते हैं। आपको यहाँ पर पेट्रोलियम से कॉल करता है, तो आपके पास पहले से एटलीस्ट 4 से 5 पेट्रोल पंप वालों के नेम पता होने चाहिए, जहाँ पे आपने या किसी ने भी हम में से सेल किया हुआ है। आप उनको रेफरेंस बताओगे कि आप वहां से बात कर रहे हो, हमने ऑलरेडी इस सेगमेंट में इस पेट्रोल पंप को हमने जेनसेट दिया है, बहुत अच्छे चल रहे हैं, आप चाहो तो उनसे कंफर्म कर सकते हो। जब आप उनके तरीके के कस्टमर बताओगे ना, तो वो फुल्ली कन्वर्ट हो जाएगा कि हाँ मेरे को अब ये वाला चाहिए। अब ये सारा बोलने के बाद अगर आप फिर बोलोगे ना कि फर्दर हम मिलकर बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, है ना, प्राइस नहीं बताओगे आप उनको, यहाँ तक प्राइस नहीं बताना है। वो फिर ही पूछेगा कि कितने का पड़ता है, आप उनसे उनकी डिटेल्स लो कि किस कंपनी पे बनना है, बोलो कि मैं आपको कोटेशन बना के दूंगी, डिटेल्स दे दो, एक कोटेशन बन के टीम से आपके पास मेल पे या व्हाट्सएप पे आ जाएगा। उसके बाद आपको भी ये ट्राई करना है कि मीटिंग निकालनी है कि सर हम बैठ के बात करते हैं, आपको मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाऊंगी, और जो प्राइस है वो बिल्कुल बेस्ट होगा आपके लिए सर, हर कस्टमर हमारे लिए बेस्ट ही होगा, ठीक है। Exactly. Sale pitch is like more or less same pricing on the last and then correct, same ही रहता है। और I think conversation is the key. When you start talking to people, you get the idea what they exactly want. Correct, बिल्कुल। एक 2 मिनट के बाद समझ में आ जाता है what they're seeking. बिल्कुल ठीक बात है। Okay. ये आपका आउटगोइंग का हो गया, जी, ठीक है। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जी सर। तो ठीक है जी। नेक्स्ट है एक इनकमिंग। जी। ये तो हम खुद से कर रहे हैं, अब खुद से हम कर रहे हैं, हमारे पास टाइम है प्रिपेयर होने का, Exactly. हम प्रिपेयर कर सकते हैं। बट जब सामने से आ रहा है तो उसमें हमें टाइम नहीं मिलेगा प्रिपेयर होने का, वो कहीं से भी कॉल आ सकता है, ठीक है। तो उसमें आपको कुछ चीजें पहले ही पूछ लेनी है, जैसे कि ये है जी, ठीक है। अभी जब इनकमिंग की इंक्वायरी आएगी, लोकेशन रेटिंग, हाँ लोकेशन रेटिंग फेज एंड सेगमेंट केयरफुली, ये आपको पूछना है, ठीक है। लोकेशन इसलिए मैंडेटरी है पूछना है क्योंकि आप सारी मेहनत कर लोगे, फिर बाद में आपको पता लगेगा कि वो आपका आउट ऑफ एरिया है, ठीक है। फिर वो ऑर्डर देगा भी ना तो आप नहीं ले पाओगे, है। तो लोकेशन सबसे पहले पूछ जाएगा सर कहाँ से बात कर रहे हैं जी। इसमें एक पॉइंट जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ अच्छा, लोकेशन सर अगर वो जैसे आपने पहले मेंशन किया था दैट इफ द पर्सन इज सिटिंग इन गाजियाबाद एंड नीड द जनरेटर फॉर साउथ, तो वी कैन। हाँ मैं यही बता रहा था आपको कि ये पॉइंट इसमें मेंशन नहीं है कि आप लोकेशन पूछोगे। अगर वो दिल्ली एनसीआर में है, उसका ऑफिस है, वो हमें बिलिंग यहाँ की दे सकता है, और फिर डिलीवरी इसके पैन इंडिया में कहीं पे भी ले रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। अच्छा, एटलीस्ट बिलिंग यहाँ पे होनी चाहिए जी, ठीक है। ठीक है। रेटिंग मतलब कितने केवीए का चाहिए उसको, फेज मतलब एक सिंगल फेज होता है, 3 फेज होता है जी, ठीक है। ये भी हम बाद में देखेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे। एंड सेगमेंट केयरफुली, सेगमेंट में आपको ये चेक करना है कि क्या वो मेरे सेगमेंट से है भी है नहीं, अच्छा, है ना। कई कस्टमर नहीं बताते हैं ये खुद से, आपको पूछना पड़ेगा सर व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस दे हैव। हाँ, या तो ये पूछ लो, या फिर रिटेल में थोड़ा सा देसी भाषा में लोग बात करते हैं, तो आप उनसे पूछ लो सर आप कहाँ पे लगाओगे इसको, है ना, कहाँ पे लगाना, घर पे लगाना है या कहाँ पे लगाना, वो बताएगा कि मेरा पेट्रोल पंप है वहाँ लगाना है इसको। तो अब जैसे आपने सेगमेंट पूछा ना, आपकी सारी पिच चेंज हो गई। अभी पेट्रोलियम से हट के और दूसरा कौन सेगमेंट है आपके पास, एजुकेशन हेल्थ केयर, एजुकेशन हेल्थ केयर, है ना। अब देखो पेट्रोल पंप वाला जो होगा ना, उसका जो बाइंग नेचर होगा वो एजुकेशन वाले से, हेल्थ केयर वाले से बिल्कुल डिफरेंट होगा। हेल्थ केयर वाला आपको प्रीमियम दे सकता है, पेट्रोल पंप वाला आपको नहीं देगा, है ना। उसे नहीं फर्क पड़ता कि क्या टेक्नोलॉजी आप दे रहे हो, बस मेरे को बैकअप चाहिए, मिल जाएगा ना, ठीक है। लेकिन हेल्थ केयर वाले को चाहिए कि मेरे को भाई टाइम पे स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा, आपने जैसे इसके साथ में ना जेनसेट के साथ में
एक फीचर होता है ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप, जी, जो आपने बताया था वो वाइट बटन, व्हाइट बटन का। बट वो व्हाइट बटन तभी काम करेगा जब उसके लिए रिक्वायर्ड हार्डवेयर आप लगाओगे। अच्छा, एक अलग से पैनल लगाओगे जी, है ना, उसमें क्या होगा कि जैसे ही लाइट जाएगी, जैसे वो यहाँ पे लाइट automatic गई हो तो जाएगा। ऑटोमेटिक जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, किसी को जाके वो बटन नहीं दबाना। ओके, ये एक प्रीमियम फीचर है। ओके। ये आपको वही दे सकता है जिसको इसकी नीड हो, और नीड आपको सेगमेंट से पता लगेगी। अगर वो एजुकेशन में या हेल्थ केयर में है तो वो नीडी है, तो वो तो भाग के देगा। अब आप उसको बताओ कि ऐसा ऐसा है, देने को आपको पेट्रोल वाला भी दे सकता है, बट वो कंफर्म नहीं है। एग्जैक्टली, आप पिच तो करोगे बट वो कंफर्म नहीं है ना। प्लस प्राइस आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे यहाँ पे कितना डाउन होना है, वहाँ पे कितना, कहाँ पे रुकना है मेरे को। और लास्ट डिस्काउंटेड प्राइस हमारे पास ऑलरेडी होता है, ऑलरेडी होता है आपके पास, ठीक है ना। आपने लोकेशन पूछ लिया, रेटिंग पूछ लिया, फेस पूछ लिया, सेगमेंट पूछ लिया, ठीक है। अब आपको ये पूछना है कि मेंशन इंजन डिटेल्स नेम एज और कोई, हाँ आपने ये पूछ लिया। केवी रेटिंग को पता लगे कि ये केवी चाहिए। तो जो हमारा आउटगोइंग कॉल में जो था पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, जी, ठीक है ना, 3, 4, 5, ये सारा आपको एज इट इज बताना है उसको कि इस केवी में ये चीजें हमारे पास हैं जो कि अच्छी हैं, ठीक है ना। अभी जो कमिंग फॉरवर्ड जब आप प्रॉपर सेल्स में आ जाओगे तो हम आपको ना कंपैरिजन चार्ट बना के दे देंगे अपने कॉम्पिटिटर्स से, ठीक है। जैसे आपने सेगमेंट चूज किया पेट्रोलियम और भी तो लोग होंगे ना जो सेल कर रहे होंगे जी, तो व्हाई वी आर गुड, करेक्ट। वो आपसे बोलेगा अब क्यों लूं मैं, ना तो आप, सम एफएक्यूज तो वो तो हाँ, ना तो आप सस्ते हो ना कुछ हो। तो आपको एक सेट ऑफ डेटा हम दे देंगे कि हम किस चीज में अच्छे हैं, हम आपसे किस चीज का प्रीमियम प्राइस ले रहे हैं, वो कंपेरिजन आपको बना के दे देंगे, ठीक है। आपने साइन पॉइंट नंबर 2 में मेंशन कर दिया इंजन की सारी डिटेल्स, जी, ठीक है ना। उसके बाद अगेन जो पॉइंट नंबर 6 है, जी, सेगमेंट पूछने के बाद आप पॉइंट नंबर जो 3 है वो आप बता सकते हो कि आपके इस सेगमेंट में इस कस्टमर ने ऑलरेडी हमसे परचेज किया हुआ है, तो आप एक अच्छी जगह पे आए हो, ठीक है ना। प्राइस कभी नहीं देना मेल पे, ठीक है, प्राइस नहीं देना मेल पे कभी भी, ठीक है। फोन पे वो फोर्स करेंगे कि अरे प्राइस दे दो। जो कस्टमर जितना ज्यादा फोर्स कर रहा है ना आपको, हमें उतना ज्यादा फिर वो एक्सप्लोर कर नहीं, चुके होंगे ना। नहीं, हाँ करेक्ट। हमें लगता है ना कि वो बोल रहे हैं कि यार प्राइस बताओ, अभी मैं क्लोज कर दूंगा, शाम तक ऑर्डर दे दूंगा, बट वो एक पासा वहाँ तो सर चांसेस कम होते हैं, कम होते हैं। वो एक्चुअली में क्या कर रहा होता है कि वो कंपैरिजन कर रहा होता है, मन बना चुका होता है कुछ और लेने का, यस, बट चेक करने के लिए हाँ, प्राइस मार्केट में ढूंढता है, एग्जैक्टली, वहाँ पे प्राइस नहीं देना। अगर फिर भी आपको पता लग चुका है कि ये मेरे पास नहीं है, आपको प्राइस देना है, तो आप उसको एक डिसेंट सा प्राइस दे दो, जो अपना लास्ट प्राइस है कि सर ये प्राइस है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, हो सकता है कि वो प्राइस सुन के आपके पास आ ही जाए वो, एग्जैक्टली, है ना। बट यूजुअली बचना चाहिए हमें फोन पे इमीडिएटली प्राइस देने के लिए, ठीक है ना। ट्राई करो कि मेल आईडी वगैरह लेके कोटेशन प्रॉपर फॉर्मेट में ही जाए, ठीक है ना। फिर हमें उनसे मिलने का टाइम पूछना है कि कब आप फिजिबल हैं मिलने के लिए। ऑल्दो जो यहाँ से इंक्वायरी मिलेंगे ना आपको, यहाँ से अभी इन्होंने स्टार्ट किया है कि खुद से मीटिंग्स का टाइम ये लेके आपको देते हैं, जो सेल्स कोऑर्डिनेटर है ना। हाँ जी, अगर कोई इंक्वायरी आई है इनके पास जी, ये सारा काम पहले खुद से कर लेते हैं, कॉलिंग एंड सब कुछ पूछ के उनसे सुटेबल टाइम भी पूछ लेते हैं और आपकी मीटिंग सेट करवा देते हैं। अच्छा, आपके पास जो डिटेल्स आएगा वो बोलेंगे मैम यहाँ पे ये मीटिंग सेट हो चुकी है, आपको जाना है। ओके, तो यानी कि आधा काम इन्होंने आपको कर दिया, पर ये उसी इंक्वायरीज पे है जो कंपनी के थ्रू आपको मिल रही है। आप जो खुद से काम करोगे, खुद से जो लीड्स जनरेट करोगे, वहां पे आपको सारा फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपने टाइम पूछ लिया, आपकी मीटिंग भी हो गई, ठीक है जी, जी। अच्छा, इसके बाद टाइम चाहे दे या ना दे, आपको ये वाला इसकी चीज ही पूछना है उनसे कि ये पूछना है कि आप फर्स्ट मतलब पहली बार परचेज कर रहे हो या पहले भी परचेज कर चुके हो, ठीक है ना। जैसे इस वाले में था ना अपना आउटगोइंग में कि उनसे ब्रांड पूछना था, सेम इसमें भी है कि ये पूछना कि फर्स्ट टाइम है। अगर वो फर्स्ट टाइम है फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर कुछ नहीं बताएंगे उनको, ठीक है ना। अगर वो पहले भी ले चुका है तो उनसे ब्रांड पूछना है कि कौन से ब्रांड का आप यूज कर रहे थे, ठीक है, ताकि हमें ब्रांड प्रेफरेंस समझ में आ जाए कि वो पहले किस ब्रांड का था। अगर वो पहले कमिंस यूज कर चुका है और अब हमारे पास कॉल आई है, दैट मीन्स कि वो कमिंस से तो खुश नहीं है, है ना, लेकिन उसकी ख्वाहिशें हैं कमिंस वाली ही जो मिलती है। तो हमें अपना माइंडसेट बनाना है ब्रांड के हिसाब से कि हम हर महीने में उसको कमिंस से बेहतर लगे,
अच्छा, ओके। है ना? तो कमिंस वैसे इज अ बेटर प्रोवाइडर देन अस। हाँ, कमी देखो, मैंने तो बड़ी कंपनी है, जी। पहले से है, जी। तो लोग बिलीव करते हैं उनका प्रोडक्ट अच्छा है। ऑल्दो हम भी जो वो दे रहे हैं हम भी वही दे रहे हैं, जी। बट वो पहले से जो दिखता है वो बिकता है। Exactly. और कमीज हमसे महंगा भी है। अगर हमें पता चल रहा है कि कमीज हमारे कॉम्पिटिटर है, जी। तो हमारे लिए इजी हो जाता है वो डील ग्रैब करना, क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से समझती हो और आप सामने वाले को समझा सकती हो, तो आपका काम हो जाएगा। एग्जैक्टली, सेल्स तो आधा कॉन्फिडेंस ठीक है, आपने उसको टेक्निकली अगर ये प्रूव कर दिया जी कि ये कमेंट्स है, उसके पास ये चीजें हैं, ये महिंद्रा है और ये चीजें हैं, आप कंपेयर करो सर, दोनों सेम चीजें। इवन कुछ टर्म्स में मैं कमेंट से ऊपर ही दे रही हूँ आपको, बट कमेंट से कम प्राइस में दे रही हूँ आपको, है ना? तो जहाँ पे आपके पास एग्जांपल के लिए 30% डिस्काउंट में काम हो जाता तक जाना पड़ता है आपको, वहीं पे 28% डिस्काउंट पे ही आपका डील क्लोज हो जाएगी, है ना? आपको अच्छा प्राइस मिल जाएगा जी। और जहाँ पे आपका कॉम्पिटिटर ऐसा है जो कि उतना अच्छा नहीं है मार्केट में, लाइक आइशर, अशोक लेलैंड और भी कुछ नाम्स हैं, तो वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे आपको ज्यादा फाइट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका प्राइस काफी कम है। ओके। और कस्टमर को पता है कि सर कम प्राइस है, तो वो आपको वो पता क्या चाहेगा कि सर्विसेज तो जो आप दे रहे हो वो मिल जाए, लेकिन प्राइस जो ये दे रहे हैं वो मिल जाए, यानी दोनों हाथ में लड्डू। तो वहाँ पे आपका कॉम्पिटिशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा जी। ऑल्दो ये अपना अपना माइंडसेट होता है, ये मैं फील करता हूँ क्योंकि मैंने अपने सारे सेल्स किए हैं। आप जब सेल्स में उतरोगे, मार्केट में जाओगे, तो आपके पास अलग चैलेंजेस आएंगे, आपके अलग केस स्टडीज होंगी, है ना? बट एक चीज जो है जो सबके साथ सेम रहती है और वो होनी भी चाहिए कि सबको अपने प्रोडक्ट के बारे में टेक्निकल पूरा पता होना चाहिए। लास्ट टाइम आस्क द प्रेफरेंस ऑफ परचेज ऑफ दैट ब्रांड, वैसे तो यहाँ फिर एप्लीकेशन डाल दिया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, ठीक है ना? वो आए, वहाँ से इंस्पेक्टर आया, चेक करके एनओसी बना के दे दिया। ओके ओके, आफ्टर इंस्पेक्शन। आफ्टर इंस्पेक्शन, ठीक। तो ये वो डिपार्टमेंट बोलता है, ठीक है? उसको बोलते हैं CEIG, जो आपने अभी बताया। हाँ, CEIG। ओके। ये हर स्टेट का अलग अलग होता है। ओके ओके। चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? ठीक है, ये तो सेफ्टी साइड के लिए हो गया, ठीक है? दूसरा ये इस चीज का सर्टिफिकेशन भी देते हैं, मतलब कह के देते हैं कि आप जो हमको एनओसी दे रहे हैं वो आपके खुद के यूज के लिए है, आप इस इलेक्ट्रिसिटी को सेल नहीं कर सकते हो। मैंने बाउंड कर दिया वहाँ पे, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि मेरे पास इस बिल्डिंग के लिए मैंने 250 के जेनसेट परचेज किया, है ना? अभी मेरे पास क्या है कि मेरी पावर जो है वो 150 kV की ही है, 100 kV मेरे पास एक्स्ट्रा हो रहा है, तो मैं बगल वाले को सेल नहीं कर सकता। मैं अपने यूज के लिए ही उसको रख सकता हूँ। तो एनओसी वो पर्सनल आपके यूज के लिए, मेरे यूज के लिए ही देगा, एनओसी मेरे नाम पे देगा। ठीक है, ठीक है? एक तो ये हो गया CEIG जी। सेकेंडली उन्होंने जब इससे पॉल्यूशन होने लगा तो उन्होंने एक और डिपार्टमेंट बनाया, इसका नाम रखा CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। वो क्या करता है? पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है। वो ऐसे नॉर्म्स बना के देता है मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि इस लिमिट से ऊपर आप नहीं कर सकते हो। अब पोल्यूशन इसमें दो टाइप का होता है, एक एयर पोल्यूशन, एक नॉइज पोल्यूशन, साउंड भी करता है ना जी। तो ये इन दोनों को रेगुलेट करती है ये संस्था, ठीक है? तो पहले तो ओपनली बनते थे जी। तो 2002-3 के आसपास इनका पहला नाम आया CPCB का, ठीक है? 2002 और 3 के आसपास पहला नाम आया इनका। अच्छा, जब इन्होंने यही बोला था कि मतलब आप इसको ओपनली नहीं बेचोगे, इसको कैनोपी के साथ, तो पहला नाम था इनका नॉइज पोल्यूशन के लिए। ओके। और उन्होंने लिमिट सेट किया कि आप 75 dB, ओके, 75 डेसिबल, ओके, ठीक है? 75 dB से ज्यादा आप नॉइज नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, ठीक है? तो ये भी वो जो इंस्पेक्शन होता है उसी में ही इंक्लूडेड है? अलग है। ये जो पहला वाला था वो एंड कस्टमर्स के लिए नॉर्म्स है, ओके। परचेज के बाद हाँ। जो ये बता रहे हैं ना, ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए है कि हमें बनाना कैसा है,
अच्छा, ओके, ठीक है ना। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर है उनके लिए है कि उन्हें बनाना कैसा है। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि आप 75 dB से ज़्यादा नॉइस नहीं निकाल सकते हो, ओके, तो हमें उसके हिसाब से डिजाइन करना पड़ा। जो आपकी कैनोपी है हमने बंद करके टेस्ट करके देखा कि, और ये है 1 मीटर से, यानी कि मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे जो जेनसेट है उसका नॉइस 75 dB से ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके, उन्होंने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है। फिर दूसरा नाम आया 2014 के आसपास। ओके, ठीक है, वो आया CPCB 2। ओके, पहला आया था CPCB, दूसरा दूसरा आया CPCB 2। CPCB 2 में इन्होंने जो एक्शन लिया वो नॉइस एयर पोल्यूशन के ऊपर लिया। ओके, उन्होंने एक सेट ऑफ डेटा दे दिया सारे पॉल्यूटेंट्स का, कि आप जो पोल्यूशन निकाल रहे हो अपने जनसेट से वो इस लिमिट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ओके, एक एक्स लिमिट करके दे दी इनको कि उस लिमिट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ओके, तो मैन्युफैक्चरर जो थे वो अपना इंजन जेनसेट सब कुछ उस लिमिट के हिसाब से ही बना रहे थे। ठीक है, ठीक वो था CPCB 2 जेनसेट। ठीक है, बट अभी जो मैंने बताया आपको लास्ट ईयर नॉर्म्स चेंज हो चुके हैं। जी, तो लास्ट ईयर से CPCB 2 एक्सपायर हो गया है, ओके, 3 स्किप करके 4 स्किप करके 4 प्लस हो गया है। ओके, CPCB 4 प्लस, ओके, ठीक है। इसमें इन्होंने अगेन ये एयर पोल्यूशन के लिए ही है ये। ओके, इसमें इन्होंने कहा है कि आप CPCB 2 में जितना भी पोल्यूशन कर रहे थे ना जी, उससे 80 to 90% कम पोल्यूशन आप करोगे। ओह, ओके, ठीक है, ठीक है, जी, तो ये आपका हो गया CPCB 4। ओके, ठीक है ना, 4 प्लस, 4 प्लस। तो अभी जब ये नॉर्म चेंज हुए तो इंडस्ट्री पूरी चेंज हो गई, सबको इंजन दोबारा से बनाने पड़े, डिलीवरी टाइमलाइन ज्यादा हो गया, कॉस्ट बढ़ गया। अभी जो जेनसेट है ना CPCB 4 प्लस वाला, जी। वो CPCB 2 के कंपैरिजन में 30 to 40% महंगा है। तो ये कॉस्टिंग पे इतना फर्क है, इतना फर्क है क्योंकि आप देखो ना 80% 90% का उन्होंने बोला कम करना है ना। और उसमें ये देखो ये एक चार्ट है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पहले क्या था अब क्या है। ये CPCB 2 का है, जी, ये CPCB 4 का है। जी, ठीक है, इसमें मेजर चेंजेस हुए हैं ना वो 19 किलोवाट से बाद के लिए हुए हैं। ठीक है, ये देखो ये है PM का नाम बहुत सुना होगा आपने जो दिल्ली में रह रहे हो तो। जी, पार्टिकुलेट मैटर, जी, जो PM 2.5 इतना परेशान करता है सबको, न्यूज़ में चलता रहता है ना। तो PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। ओके, ठीक है, और PM 2.5 का मतलब होता है वो वाले पार्टिकल्स जिनका दाएं आंख से विजिबल होता है। जी, आप सोचो 2.5 कितना छोटा होगा, हाँ, तभी जो हमें देख नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो वो हमें विजिबल नहीं होता है। और वो इतना छोटा होता है कि हम मास्क पहनते हैं ना, जो लोग सर्जिकल मास्क पहनते हैं या कपड़े का मास्क पहनते हैं उनसे वो नहीं कंट्रोल होता, वो उसको पहनने कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ओनली N95 मास्क पहनोगे तभी PM 2.5 से बच पाओगे। ठीक है, दूसरा है ये CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो अब ये देखो इसमें ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की और PM की, तो मेजरली चेंजेस ना इसमें हुए हैं। ठीक है, ये है आपका PM 0.3 था जी, तो 0.03 हो गया। ओके, ठीक है, यहाँ पर भी देखो 0.3 था तो 0.03 हो गया, बहुत मेजर चेंजेस हैं, 0.2 था तो 0. यानी कि 90% कम हो गया ना, हाँ, 0.02 हो गया। ठीक है, ठीक है, ये एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है कि हमने CPCB 4 में किया क्या। सिंस यू आर नॉट व्हेन CPCB 2 वाज इन लाइव जो सेल में था, बट आप जब मार्केट में जाओगे ना तो आपसे लोग पूछेंगे कि आप इतना महंगा क्यों दे रहे हो, पहले कितने का आता था। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि CPCB 2 में ये चीज था और CPCB 4 में ये, करेक्ट। ठीक है ना, कि CPCB 2 और 4 में ये बेसिक सा डिफरेंस है, इसी वजह से प्राइस बढ़ा है। अब जो ये हमने चेंजेस किए हैं ना 0.3 से 0.03 पहुंचे हैं, जो 90% का रिडक्शन किया है, वो रिडक्शन करने में ना बहुत मेहनत लगी है। उसके लिए इंजन में बहुत चेंजेस किए हैं, ऐसे ही नहीं हो गया। तो वो जो क्या चेंजेस किए हैं ये भी हम बाद में देखेंगे अगली ट्रेनिंग में कि चेंजेस हमने किए क्या है, तभी आप जस्टिफाई कर पाओगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक बार हम जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं, यहाँ पे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है। एक जस्ट एक गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा, फिर हम Q&A रखेंगे। ठीक है ना।
फटाफट से हम देख लेते हैं जो हमारा कंटेंट था। पहले हमने देखा कि इंट्रोडक्शन टू जनरेटर। जनरेटर होता क्या है? जी जनसेट एक मशीन है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। जी मेजरली 3-4 कंपोनेंट होते हैं, इंजन, अल्टरनेटर, कंट्रोल पैनल हम्म। और कैनोपी भी बोल सकते कैनोपी हैं। भी, हाँ। ठीक है ना, ये 4 कंपोनेंट हो गए। जी इंजन अल्टरनेटर आपस में कपल्ड होते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। जी फिर हमने देखा कि रिलेशन बिटवीन महिंद्रा पावर और परफेक्ट जनरेटर एंड डीलर्स। जी महिंद्रा लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी है, उसका एक पार्ट है महिंद्रा पावर, जो कि इंजन बनाती है महिंद्रा के लिए। वी आर द OEM ऑफ महिंद्रा पावर, Yes. ठीक है। तो हम महिंद्रा पावर के साथ में ही एसोसिएटेड है। हम्म, उसके बाद हमारा डीलर नेटवर्क है दिल्ली, MP, उत्तराखंड और यूपी में। जी ये 4 स्टेट है, दिल्ली, यूपी, MP, उत्तराखंड, हम्म, ठीक है। जिसमें से दिल्ली और NCR में हम डायरेक्टली खुद सेल करते हैं। जी बाकी 3 स्टेट में हमारे डेडिकेटेड अलग अलग डीलर्स हैं, जी और उन डीलर्स के साथ में एक BDMs हमने दिया हुआ है। 200 plus dealers with No, 20 plus videos. 200 प्लस जो डीलर्स हैं वो सर्विस के हैं, अच्छा वो सर्विस डीलर हैं, ठीक है ना। ये सेल्स डीलर है हमारे। ठीक। ये मुश्किल से कितने होंगे, 20-25 डीलर होंगे, अच्छा रफली एक नंबर है, ठीक है कम ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है हमारा वर्किंग सिस्टम मैंने बताया आपको, दिल्ली से हम खुद काम करते हैं, बाकी स्टेट्स में हमारे डीलर्स जी। हैं, उनके थ्रू इंक्वायरी आती है और वही हमें परचेज ऑर्डर डालते हैं और हमको डिस्पैच करते जी। हैं। NCR में हम डायरेक्टली एंड कस्टमर से खुद एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है ना। हमारे कॉम्पिटिटर्स मैंने बताया आपको, कमिंस, किर्लोस्कर, आयशर, अशोक लेलैंड, है ना, ग्रीव्स, टाटा। हम महिंद्रा 3rd नंबर पे आते हैं, है ना, in terms of having stocks. स्टॉक्स, करेक्ट। अगर हम देखो, अगर हम उसमें बात करें, नंबर्स में बात करें, तो हम 2nd नंबर पे आते हैं, जी LK। इसमें एक चीज और मिस होकर बताता हूँ आपको मैं, जी जो मैंने बताया था आपको 125 kVA, 250 kVA बताया ना, जी तो इसको हमने 3 पार्ट में सेग्रीगेट किया हुआ है, अच्छा ठीक है। ठीक है ये आता है 5 kVA से लेकर के 75 kVA जो आता है, वो आता है LKVA। अच्छा ओके, जो 5 और 320 तक आपने मुझे बताया, हाँ, उसका उसमें segregation नहीं है। ओके ठीक है ठीक है 5 से 75 kVA तक आता है LKVA। ओके LKVA हाँ, ओके फिर आता है 82.5 kVA से लेकर के 200 kVA तक MKVA। MKVA हाँ, 82.5 से 200 तक 200 तक MKVA, ठीक है। ठीक है और उसके बाद 250 से 320 तक आता है HKVA, ठीक है ठीक है। ओके इसमें एक चीज और आप नोट कर लो कि अप टू 45 kVA तक, 10 kVA से 45 kVA तक, इसमें 5 kVA नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, 10 kVA से 45 kVA तक आपके पास ऑप्शन है सिंगल और 3 फेज चूज करने का। अच्छा ओके 10 kVA से हाँ, 45 kVA तक ऑप्शन 45 है, kVA सिंगल और 3 फेज, 2 मॉडल है, ओके ठीक है। इसमें वी कैन चूज हाँ, मतलब कस्टमर के नीड के हिसाब से, जी बट 45 kVA से ऊपर सारे 3 फेज के ही हैं। अच्छा ठीक है अब इसमें भी सिंगल फेज और 3 फेज क्या है ये हम समझ लेंगे बाद में, ठीक है ठीक है। अभी वापस आते हैं इस पे। जी वर्किंग सिस्टम हो गया, कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर लिया है हमने। अभी परफेक्ट ग्रुप का था, जी हम परफेक्ट ग्रुप में देखेंगे कि परफेक्ट ग्रुप के अंदर कौन कौन सी कंपनियां हैं। जी तो परफेक्ट ग्रुप में PGTPL PGTPL मेन कंपनी है, हम्म, PAPL है और एज जिसमें हम रेंटल करते हैं, परफेक्ट PGTPL में जनरेटर का सेल करते हैं, ठीक है। परफेक्ट प्रिसीजन है जिसमें हम फैब्रिकेशन करते हैं। जी ग्रीन क्लीन रिसाइकलर्स है जहाँ पे ई-वेस्ट रिसाइकलिंग है। पावर सर्विसेज है जो हमारा सर्विस सेंटर है दिल्ली और गाजियाबाद के लिए। जी परफेक्ट हर्ट्स है, न्यूली कंपनी है, लास्ट ईयर बनी है, सर्वो पैनल के लिए। फिर एक हॉस्पिटैलिटी के वजह से एसके विक्रांत करके, ठीक है। उसके बाद हमारा परफेक्ट RFID है जो रेडियो आइडेंटिफिकेशन टैग बनाती है, ठीक है। उसके बाद एक परफेक्ट पावर इक्विपमेंट्स है जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की डीलरशिप है, एक कुबेर सेल्स एजेंसी है कायमचोड़ के लिए। उसके बाद हमने डिपार्टमेंट के बारे में देखा। हमारे पास जो मेजरली सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसमें 3 सेगमेंट है, कॉर्पोरेट, रिटेल, गवर्नमेंट, ठीक है। जी कॉर्पोरेट में हमारे पास सेल और परचेज, सेल और रेंटल रेंटल है। दोनों है, ठीक है ना। सेल एक अलग है, गवर्नमेंट एक अलग है, जी ठीक है। उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए सेल्स कोऑर्डिनेटर है हमारे पास जो प्री एंड पोस्ट सेल्स देखते हैं। जी कमीशनिंग एंड इंस्टॉलेशन का डिपार्टमेंट है, HR एडमिन का है, MDO है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफिस, अकाउंट्स, ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट। जी आपको पूरे अपने में वर्किंग
डे में या कहीं पे भी कुछ भी अगर दिक्कत होती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। टेक्निकल रिलेटेड जो क्वेरी आपकी जो भी होंगे पूरे प्रोडक्ट में कहीं पे भी, ठीक है ना। जी। कुछ ये टेक्निकल पॉइंट्स है, आपने फोटोग्राफ ले लिया है, ये आपको हम समझा देंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद हमने इनिशियल जो पिचिंग कॉल है वो देख लिया, आउटगोइंग का कैसा है, इनकमिंग का कैसा है। फिर हमने देखा सीपीसीबी क्या होता है, सीपीसीबी क्या है, सीपीसीबी 2 क्या था, सीपीसीबी 4 प्लस क्या है, क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है ना। अभी हमारा यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन होता है